Assalamu alaikum, dear students. वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरी आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है? जी मैम। ये आवाज की ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट के बारे में, मार्क्स के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है। लास्ट क्लास में आपकी तरफ से ही क्वेश्चन रेज हुआ था कि मार्किंग का क्या होगा और किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फाइनल का क्या होगा, सेशनल का क्या होगा। तो पहले डिस्कशन वहाँ से शुरू कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को जैसे पता होगा कि सेशनल मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के जो 20 थे उनको 30 कर दिया गया फॉर द रीज़न कि अब हम ऑनलाइन चल रहे हैं और अभी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, हमें नहीं पता कि हम ईद के बाद भी वापस फिजिकल मोड में आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके जो मार्क्स हैं सेशनल मार्क्स वो 30 हैं। और ये आई होप कि सिर्फ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है बल्कि सारे कोर्सेज की बात है और इवन सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बात नहीं है। आई थिंक ये तमाम डिपार्टमेंट्स में यूनिफॉर्म है कि सेशनल मार्क्स जो है वो 30 हैं। तो हर कोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकती है बट ये ठीक है, ये ऐसे ही होगा। बाकी आप लोगों का ये कंसर्न था कि इन सेशनल मार्क्स को 10 और बढ़ा दिया जाए और 40 कर दिया जाए ताकि फाइनल एग्जाम के मार्क्स 40 हो जाएं। तो अभी उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। वो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही चीज़ डिसाइड होगी। जो कुछ भी होगा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में भी वही फॉलो होगा, सारे कोर्सेज में आपके वही चीज़ फॉलो होगी और वही सेम जो भी प्रोसीजर होगा वो सारे डिपार्टमेंट्स में यूनिफॉर्म होगा। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी तरफ से कोई आपको क्विजेस दे दूं या असाइनमेंट्स दे दूं या प्रेजेंटेशन दे दूं और कुछ भी दे दूं और मैं आपको 40 मार्क्स अलग कर दूं, 40-40 की डिस्ट्रीब्यूशन कंपाइलर में अलग हो रही हो और बाकी कोर्सेज में अलग हो रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब आपको ये बाकी जो फाइनल का हिसाब किताब है उसमें आप लोगों की जो क्यूरीज हैं और आप लोगों के कंसर्न न सिर्फ आपके नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स के। तो वो ईद के बाद जब आईबीए ओपन होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और वो खुद बैठ के डिसाइड करेंगे, कोई मीटिंग्स वगैरह करेंगे, उसमें वो आपको बताएंगे। और सब लोग जो है सबके लिए सेम पॉलिसी होगी कि अगर 50 मार्क्स का होना हुआ तो सबका 50 मार्क्स का होगा और अगर 40 मार्क्स का होना हुआ तो सब 40 मार्क्स का होगा और अगर कुछ और होना हुआ, जो कुछ भी होगा वो सबके लिए सेम होगा। अभी हम उसके लिए डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो चीज़ श्योर है वो ये है कि आपको फिलहाल कंसंट्रेट करना चाहिए अपने 30 मार्क्स की तरफ, वो 30 मार्क्स जो कि आपके सेशनल के। ठीक है। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में वो सेशनल मार्क्स आपके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है तब से मैंने आपसे काफ़ी सारी असाइनमेंट्स ली हैं। ठीक है। और बीच में थोड़ा गैप आ गया था असाइनमेंट्स में, अब मैं दोबारा सेमेस्टर क्लोज होने से पहले 1-2 असाइनमेंट्स आपसे और लूंगी। तो आपके 10 मार्क्स तो आपकी उन रेगुलर असाइनमेंट्स पे आ जाएंगे जो रेगुलर असाइनमेंट्स आप मुझे सबमिट कराते रहते हैं, कभी 1 मार्क की कभी 2 मार्क्स की। ठीक है। तो ये जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है हमने काफ़ी सारी असाइनमेंट्स दी हैं। ठीक है। ये हमने फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन किया था, टोकनाइजर किया था। ठीक है। इसके अलावा ये क्लास एक्टिविटी की थी हमने, सिंबल टेबल मैनेजमेंट की। ठीक है। इसका भी रिकॉर्ड थोड़ा बहुत है मेरे पास। फिर मैंने आपको पार्सर दिया था, आप लोगों ने मुझे ईमेल किया था, पार्सर टेबल बनाई थी। ठीक है। सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन की अभी मैंने असाइनमेंट लगा दी। सारी असाइनमेंट्स जो हैं इन पे आपको 10 मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा और बाकी जो 20 मार्क्स बच गए उन 20 मार्क्स के लिए ये है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट है आपके पास और उस प्रोजेक्ट के ऊपर 20 मार्क्स हैं। वो 20 मार्क्स डिवाइड कैसे होंगे तो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट हमने रखा इसलिए जाहिर है उसकी गोल्स यहाँ पर आपके सामने मेंशन्ड है। गोल्स यही है कि हमने जितने भी कॉन्सेप्ट कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में पढ़े उसकी
जो है अश्योरेंस ऑफ लर्निंग हो जाए कि आप लोगों ने कितना ग्रैब किया है उन कॉन्सेप्ट को, और अगर आप चाहें तो उनको आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकें अपने FYP के लिए या किसी रिसर्च के लिए, और आपके अंदर अगर आप ग्रुप में काम करें तो कोलैबोरेटिव स्किल्स भी डेवलप हो जाए। ये गोल्स हैं प्रोजेक्ट के। करना आपको क्या है, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप एक प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब यही है कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करें और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ये कैपेबिलिटी हो कि वो किसी कंपाइलर की तरह काम कर सकता हो, टोकनाइज कर सकता हो, सिंपल टेबल मैनेजमेंट कर सकता हो, और अच्छे तरीके से किसी स्टेटमेंट को पार्स कर सकता हो, एरर मैसेज शो कर सकता हो, ठीक है। आगे बाकी ये ऑप्शनल है, मैंने एक्सपेक्टेशन में नहीं लिखा, आप चाहें तो उसको एक फुल फ्लेज कंपाइलर तक लेकर जा सकते हैं, वो एक सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करे तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें हमने क्लास में भी डिस्कस नहीं की हैं तो मैंने आपसे एक्सपेक्ट करी कि आप डेफिनेटली करें। अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एरर मैसेज तक, सिंटेक्स एनालिसिस तक तो आपको ज़रूर पहुंचने की ज़रूरत है सॉफ्टवेयर के लेवल पर। लेकिन आप ही की क्लास में बहुत ज़्यादा मेजर इस पे मुझे थोड़ा फेस हुआ था कि अपोजिशन के प्रोजेक्ट आप लोग बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, या मैं क्यों बनवा रही हूँ प्रोजेक्ट। तो आपके पास एक दूसरी चॉइस भी है, अगर आप ये प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते तो आप नहीं बनाए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मुझे एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप मुझे एक यूजर डिफाइंड लैंग्वेज विद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सबमिट करा रहे हो, ठीक है। अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखें, अपनी लैंग्वेज को खुद डिस्क्राइब करने की कोशिश करें विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दें उस लैंग्वेज का कि वो लैंग्वेज है कैसी, किस तरह की है। जैसे कि आप दो तीन एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ कि यूजर डिफाइंड लैंग्वेज कैसी हो सकती है जिसकी आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखें। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं कि आप उसमें बताएं टर्मिनल्स कौन से होंगे, भाई सिलेक्ट हो सकता है, फ्रॉम हो सकता है, एज हो सकता है, वेयर हो सकता है, ये उसके टर्मिनल्स हैं। और नॉन टर्मिनल यानी कि यूजर अपनी तरफ से क्या क्या लिख सकता है। तो आप पूरा क्यूरी का एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिसाइड करें और फिर उसको आप एज यूजर डिफाइंड लैंग्वेज लेके चलें। या आपने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स पढ़े जिनके अंदर कमांड्स होती हैं, जैसे कि डॉस है, लिनक्स है, आजकल आप शायद प्रोलॉग भी पढ़ रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जिनके अंदर कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स के लिए आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। या आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक कर सकते हैं और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई भी पिक करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिवाय एक्सक्लूडेड है सी और जावा। सी और जावा इसलिए एक्सक्लूडेड है कि इंटरनेट पर और हमारी बुक में भरी हुई है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, बनी हुई है, सारे प्रोसेसेस अप्लाई हुए हैं ऑन सी स्टेटमेंट्स एंड जावा स्टेटमेंट्स। तो अगर आप सी या जावा की स्टेटमेंट्स पिक करते हैं और उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखते हैं तो जाहिर है उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन कोई खास नहीं होगा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं कि उसके अंदर आपका अपना कोई पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी हो। तो ग्रामर ऐसी पिक करें, लैंग्वेज ऐसी पिक करें कि जिसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इंटरनेट पर अवेलेबल ना हो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर मुझे ये नजर आ गया, जो कि मुझे बहुत इजीली मैं इस बात को डिटेक्ट कर सकती हूँ कि भाई आपने इंटरनेट से कॉपी किया है और आपने इसमें अपना इतना एफर्ट नहीं किया, तो फिर आपको करस्पॉन्डिंग मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। करना क्या होगा, आपको वो लैंग्वेज समझानी होगी कि एक्चुअली सचमुच वो लैंग्वेज किस तरह की है, उसके कुछ एग्जांपल्स मुझे दे दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप किस लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फिर आपको उसकी CFG लिखनी होगी। जब आप उसकी CFG लिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर एम्बिग्विटी भी होगी, उसके अंदर रिकर्जन भी होगी, उसके अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म भी हो सकता है। तो आपको वो सारे स्टेप्स करने, उसको एक CFG को एक बेस्ट CFG के फॉर्म में लिखते हैं, जो नॉन एम्बिगुअस हो, जो नॉन लेफ्ट रिकर्सिव हो, जिसके अंदर डिटर्मिनिज्म हो और जिसमें लेफ्ट वेक्टरिंग परफॉर्म हुई हो। और सबसे आखिर में उसकी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन भी लिखनी है। सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और अभी हमारा ये टॉपिक कंटिन्यूड है। तो सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन भी उसकी डेवलप करनी है और ये पूरी रिपोर्ट आप मुझे सबमिट करेंगे। तो या तो आपको 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, सॉफ्टवेयर के पैकेज के ऊपर मिल जाएंगे, या फिर आपको इस रिपोर्ट के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आपका सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन पे आपको 10 मार्क्स है। लेकिन ये चाहे आप सॉफ्टवेयर बनाएं, चाहे आप CFG बनाएं, उन दोनों चीजों को ही आपको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। एक छोटी सी आपको 5 to 10 मिनट्स की वीडियो बनानी पड़ेगी। वीडियो प्रेजेंटेशन अकेले करना चाहे अकेले कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरी प्रेफरेंस है कि आप ग्रुप में करें। तो वो प्रेजेंटेशन की आप वीडियो बनाएंगे और वो 10 मार्क्स का वेटेज उस वीडियो पर है, ठीक है।
तो ये आपके दो डिलीवरेबल्स हैं, या तो आप सॉफ्टवेयर पैकेज या रिजल्ट प्रपोजल मुझे सबमिट करा रहे होंगे, और दूसरा उसका डिफेंड कर रहे होंगे आप एक वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है। और आखिरी चीज जो मैं आपका क्वेश्चंस लेने से पहले आपको क्लियर करना चाह रही हूँ वो ये कि आप ये तीनों डॉक्यूमेंट जरूर खोल कर देख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर मार्किंग क्राइटेरिया भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है हर चीज का, कि अगर प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो उसमें आपको मार्क्स जो आपके 10 मार्क्स हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आपको 0 मार्क्स कब मिलेंगे, 2 कब मिलेंगे, 1 कब मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह से मैंने बिल्कुल ये बात क्लियर कर दी है, या आप खुद पढ़ लीजिएगा, कि अगर आप प्रपोजल मुझे सबमिट करा रहे होंगे तो आपका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा, किस किस बुनियाद पर मैं आपको मार्क्स दे रही होंगी 1, किस बुनियाद पर मैं आपको मार्क्स दे रही होंगी 2, और किन किन एस्पेक्ट्स को मैं जज कर रही होंगी। और इसी तरह का सेम डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने अपडेट किया हुआ है अबाउट इवन प्रेजेंटेशन भी, कि अगर प्रेजेंटेशन आप लोग दे रहे होंगे तो प्रेजेंटेशन पे जो 10 मार्क्स हैं वो किस तरह से मैंने डिवाइड किए हैं, किस बात पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, किस बात पे 1 मिलेंगे, और किस बात पे आपका, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक के बीच में, ये 1 होगा। बाकी तो ये 0 क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कब आपको जो है 1 मार्क मिलेंगे, बीच में लिखा हुआ है, और ये 2 मार्क्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। ये है आपकी सेशनल मार्क्स की कहानी और आपकी प्रोजेक्ट की कहानी। ड्यू डेट जो है वो आपकी 30th में 11:49 शार्प, यानी कि जैसे ही हमारे पास 31 में शुरू हो जाएगी तो आपका ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। ये बहुत शार्प डेडलाइन है, 1 सेकंड भी इसमें डिले नहीं है। अगर आपको लगता है कि आखिरी वक्त में आपका एलएमएस काम करना बंद हो जाएगा, इंटरनेट का कोई मसला हो जाएगा, कोई भी ऐसा मेजर कंसर्न, तो आप 2-4 दिन पहले ये सबमिट करा दें, बेहतर है, बजाय इसके कि आप इसको 11th आवर पे करें, क्योंकि इसकी ये डेडलाइन में चेंज नहीं करूंगी। तो ये मेरी तरफ से ये डिस्कशन क्लोज हो गई। अब अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस इसके हवाले से पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने तकरीबन 2-3 मिनट वेट किया है, और मुझे नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब है कि आप लोगों को ऑल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, और अब हम आगे चैप्टर की तरफ चल सकते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल मैम। ओके जी, चले, वेरी गुड। डेडलाइन क्लोज है। जी बेटा। प्रोजेक्ट की डेडलाइन मतलब हम्म। क्लोज है। क्लोज नहीं है बेटा, आप नोट करें, ये देखें, ये है आज की तारीख और ये है आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन। 3 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम है आपके पास, और ये काम यकीन करें 3 हफ्ते का नहीं है, ये काम आपका बहुत मिनिमम है। देखिए, सारी चीजें जो भी मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन में लिखी है ना, अगर आप ध्यान दें तो मैंने क्लास में ही करा दी है। अगर प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो उसके अंदर जो लेक्सिकल एनालिसिस है, जो टोकनाइजेशन है, सिंबल टेबल मैनेजमेंट है, ये क्लास एक्टिविटी हमारी हो चुकी थी, बना पड़ा होगा आपके पास। तो आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी है। हाँ, ये 2 पार्ट्स आपको डेवलप करने हैं, जिसके लिए 3 हफ्ते मुझे लग रहा है बहुत है। और यहाँ पर भी ये रिकर्जन और ये एम्बिग्विटी और ये सब चीजें करना बहुत मतलब मिनिमम काम है, और ये हमने क्लास में बहुत सारी एग्जांपल्स कर ली हैं। आपको यहाँ पर भी सिर्फ 2 स्टेप की मेहनत करनी है। एक तो लैंग्वेज सोचने में, आइडिया सोचने में आपको सारी मेहनत है कि आपकी वो लैंग्वेज होगी कौन सी, सारा काम आपका एक ये, और दूसरा आपको सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन उसकी लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि मैं, आपको पता है कि मैं टीचर भी हूँ, लेकिन टीचर होने के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। तो मुझे बिल्कुल आइडिया है कि ये काम ऐसा है कि विद इन डेडलाइन हो सकता है, डेडलाइन इतनी क्लोज नहीं है, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव डेडलाइन है। ठीक है, क्योंकि हालांकि 3 हफ्ते का टाइम है, लेकिन मुझे पता है कि नेक्स्ट वीक तो पूरा ईद में ही निकल जाएगा ज्यादातर स्टूडेंट्स का। तो अगर आप पूरा नेक्स्ट वीक छोड़ भी देते हैं तो भी आपके पास 2 वीक बचेंगे, और वो 2 वीक बहुत है ये सारा काम करने के लिए, कोई इतना ज्यादा नहीं है। और दूसरा ये चीज के लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा कि हो सकता है कि आपका जो आप सोच रहे हैं कि सेमेस्टर एंड डेट जो आपकी एक्सपेक्टेड है, वो एंड डेट पहले हो जाए। आपका सेमेस्टर हो सकता है कि जरा पहले हो जाए, और हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम जरा जल्दी हो जाए। रीजन यही है कि कोर्सेज कवर हो जाएंगे, आपका सेकंड मिड तो नहीं हो रहा। सेकंड मिड ना होने की वजह से हम लोग 10 डेज जो है वो आगे चल रहे हैं।
मिड की वजह से हमारा 10 डेज का ब्रेक आता था, उन 10 डेज में भी हम क्लासेस लेते जा रहे हैं, तो जाहिर है हमारे कोर्सेज कवर हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जब इंस्टीट्यूट ओपन हो तो हम फाइनल का कुछ ऐसा रखें कि फाइनल भी आपके थोड़े से जल्दी हो जाए। तो हमें सेमेस्टर को तेजी से क्लोज करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए कोई काम करना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल ये सही लग रहा है। आप बस एक दिन बैठेंगे, यकीन करें कि जिस दिन आप असाइनमेंट बनाने बैठेंगे ना, आपको 2 दिन लगेंगे। एक दिन में आप असाइनमेंट बना लेंगे और उसी दिन ही आप प्रेजेंटेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन चले अगर आपने दूसरा दिन दे दिया तो 2 दिन का काम है, 2 दिन ज्यादा का काम नहीं है। बस आपको हिम्मत करनी है और ये सबमिट कराना है। बल्कि मुझे लग रहा है कि मैंने ये 20 मार्क्स बहुत ईजी रख दिए हैं, कुछ आसानी से मिल जाएंगे आपको ज्यादा। लेकिन चले अच्छी बात है, आप लोग इस बहाने मेहनत करेंगे थोड़ी सी, तो मार्क्स तो आनी जानी चीज होते हैं। चलें जी, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमने आई बिलीव के लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होती है ये, और सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज़ हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, हमने कहा था कि सिमेंटिक एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है बेसिकली। और सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब ये है कि कभी कभार कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो सिंटेक्टिकली तो करेक्ट होती हैं मगर सिमेंटिकली गलत होती है। तो हमें कभी कभार सिंटेक्स चेक करने के बाद भी एक फर्दर चेक अप्लाई करने की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं सिमेंटिक चेक। वो इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम एक्चुअली अंदाजा लगा सकें ओके। तो ये सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है सिंटेक्स एनालिसिस के बाद, डबल चेक करने के लिए कि जो भी इनपुट दिया गया यूजर की तरफ से वो सिंटेक्टिकली और सिमेंटिकली दोनों तरह से करेक्ट है या नहीं। ठीक है, और इसको परफॉर्म करने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिस कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसको एसडीडी भी कहा जाता है, यानी कि सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, और उसका दूसरा नाम है एट्रीब्यूट ग्रामर। ठीक है, और इसकी बेसिक्स अपने लास्ट क्लास में ली थी। ये मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर चुकी हूँ ना बेटा आप लोगों की क्लास में, या नहीं किया? नहीं किया था। नहीं नहीं किया ये, अभी मैं आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। यस वो जो मैम। लास्ट पासर पढ़ा था ना हमने, ओके ओके, अच्छा अच्छा, तो बस ठीक है, हम थोड़ा फिर ये सेक्शन से 1-2 टॉपिक पीछे चल रहे हैं। चलें, तो बहरहाल ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे अगर एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट की बात कर लें कि प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट से पहले मैं जनरल स्टेटमेंट की बात करती हूँ। जनरल स्टेटमेंट ये है कि लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि आप लोग बैठे हैं एक इंग्लिश के टेस्ट पे, एग्जाम में टेस्ट देने बैठे हुए, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, और वहां पर आपको ऑप्शन ये दिया गया है कि आपको बताना है वेदर स्टेटमेंट्स राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो वहां पर अगर लिखा हो, एक स्टेटमेंट लिखी हो कि दिस इज अ एलिफेंट, एलिफेंट लिखा हो, उसके पीछे आ लिखा हो, तो आप क्या कहेंगे, स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? ग्रामेटिकली मतलब थोड़ा रॉन्ग है। रॉन्ग है, ठीक है। बहुत आसानी से आप यहाँ पर अंदाजा लगा लेंगे कि भाई स्टेटमेंट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर वहां पर लिखा हुआ हो कि आई एम ईटिंग अ चेयर, और नीचे आपसे पूछा स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? टोटली रॉन्ग। सेमेंटिकली है फिर गलत है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर एक बात है कि अगर ग्रामेटिकली देखा जाए और अगर मैं ग्रामर ही चेक कर रही हूँ तो ग्रामेटिकली तो मैं बात बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्या गलती है? ठीक है, ग्रामेटिकली आप मुझे इसके अंदर कोई गलती निकाल कर दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें ये रॉन्ग लग रहा है सुनने में। रॉन्ग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये चीज हो नहीं सकती, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई मीनिंग जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में भी ये एक एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमें ये कंफ्यूजन हो सकती है, हमें ये एम्बिग्विटी हो सकती है कि एक गलत स्टेटमेंट को हम सही समझ सकते हैं क्योंकि वो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। तो सेम ये केस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपाइलर के साथ भी हो सकता है कि कंपाइलर जब किसी ऐसी स्टेटमेंट को देखता है, इंटीजर a इज इक्वल टू बुक, तो इनिशियली वो उसको ठीक समझता है। इनिशियली ठीक इसलिए समझता है क्योंकि उसका पार्स ट्री तो जनरेट हो जाता है। अगर हम उसको टेक्निकली देखें तो जब वो पार्स होने लगता है, वो सिंटेक्स एनालिसिस के फेज पर,
जो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के हिसाब से ये स्टेटमेंट टोटली पार्स हो सकती है, और क्योंकि ये पार्स हो सकती है तो कंपाइलर इसको जज कर सकता है एज अ सिंटैक्टिकली करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन फिर क्या होगा कि अगर वो रन करेगा इस बुनियाद पर तो रन टाइम एरर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये टाइप दोनों की सेम नहीं है। हम इंटीजर को ए को इंटीजर कह रहे हैं और उसमें पास स्ट्रिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअली फिर अगर कंपाइलर इसको करेक्ट स्टेटमेंट समझता है तो एरर कंपाइल टाइम नहीं आएगा, रन टाइम आएगा, जो कि एक बहुत गलत चीज हो जाएगी कि रन टाइम पे हमारा प्रोग्राम जो उसकी रोबस्टनेस जो है वो मुतासिर होगी। तो असल में कंपाइलर्स में क्या होता है कि इस तरह के एरर भी पहले ही जज कर लिए जाते हैं। बहुत सारे एरर जो कि शायद रन टाइम पर जनरेट होते हैं लेकिन कंपाइलर उनको पहले से अंडरस्टैंड कर लेता है। उसका रीजन ये है कि कंपाइलर के अंदर कैपेबिलिटी अवेलेबल होती है ऑफ सिंटैक्स सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एक लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स के अंदर मीनिंग जनरेट हो, कुछ ऐसा प्रोसेस अप्लाई किया जाए कि हर जो कंस्ट्रक्ट है उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर मीनिंग जनरेट हो। ठीक है, तो अब ये कैसे पता लगेगा कि मीनिंग जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है और रन टाइम पे उस प्रोग्राम का बिहेवियर ठीक होगा या नहीं होगा? उसके लिए हमें एक चीज इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। ठीक है, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली हमारी सीएफजी होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही होती है। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक एक्सटेंशन होती है जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ सिमेंटिक रूल्स को एसोसिएट कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को तो आप बहुत अरसे से जानते हैं अच्छे से, आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ा है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। लेकिन सिमेंटिक रूल्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ एम्बेड कर कर जब लिखते हैं, जब डॉक्यूमेंट करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं कहते, उसको हम एट्रीब्यूट ग्रामर कहते हैं। एट्रीब्यूट ग्रामर भी कह सकते हैं उसको, और उसको सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री सॉरी एट्रीब्यूट ग्रामर या सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन होती क्या है कि यहाँ पर दो चीजें होती हैं, ग्रामर सिंबल्स, सिमेंटिक रूल्स और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम अपने जो प्रोडक्शन होती है उसके साथ कुछ सिमेंटिक रूल्स को एसोसिएट कर देते हैं। लेट सपोज कि ये अगर हमारी कोई ग्रामर प्रोडक्शन है तो ये उसका सिमेंटिक रूल होगा। जो प्रोडक्शन होती है वो सिंपल सीएफजी स्टेटमेंट की तरह होती है जैसे कि आप हमेशा से देखते आ रहे हैं, लेकिन जो आपका सिमेंटिक रूल होता है वो प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस की तरह होता है। सिमेंटिक रूल इस तरह से भी हो सकता है और सिमेंटिक रूल इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह से जब लिखा हो तो आप इसको सिमेंटिक रूल कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन अगर किसी लैंग्वेज में लिखी हो तो आप उसको सिमेंटिक एक्शन भी कह सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं सिमेंटिक्स को अपनी ग्रामर के साथ ऐड करने के। ठीक है, तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं इनको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक ग्रामर लिखी हुई है। ये ग्रामर क्या आइडेंटिफाई कर रही है? ये इनफिक्स एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर रही है। जब भी आप इसको कोई करेक्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन देंगे तो पार्स ट्री जनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन इनकरेक्ट देंगे तो पार्स ट्री जनरेट नहीं होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट मिड में भी दिया था, तो ये आप इसको अच्छी तरह से पहचानते हैं कि ये किस तरह की एक ग्रामर है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन को पार्स कर पाएगी। लेकिन इसके सिमेंटिक रूल्स कुछ इस तरह से लिखे हैं कि पार्स तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन को करेगी, मगर एक्शन क्या परफॉर्म कर रही होगी कि उस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हर स्टेज पर किस में जनरेट कर रही होगी? ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो हमने सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको आप कह सकते हैं कि लिखिए सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन या सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस लिखने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी प्रोडक्शन के अंदर ही, यहाँ पर तो देखें कि ग्रामर की प्रोडक्शंस अलग है, सिमेंटिक रूल अलग है, ये दो एंटिटीज का कॉम्बिनेशन, और इसको हम सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन कह रहे हैं। दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि प्रोडक्शन के अंदर ही जहां पर आपको जो सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म करना है तो आप अपनी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को अपनी प्रोडक्शन के अंदर ही एम्बेड कर दें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो हमने प्रोडक्शन, अगर मैं ये प्रिंट की स्टेटमेंट हटा दूं तो सिंपल लिखा हुआ है रेस्ट प्रोड्यूसेस प्लस टर्म और रेस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल जानी पहचानी स्टेटमेंट है, ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन लिखी हुई है। लेकिन इसके अंदर बीच में हमने एक प्रिंट नाम का एक एट्रीब्यूट भी एसोसिएट कर दिया है जो कि है सिमेंटिक एक्शन। तो अब जब ये पार्स होगी तो इस प्रोडक्शन की हालांकि 3 ब्रांचेस बननी चाहिए थी,
एक पे प्लस आना चाहिए था, एक पे टर्म और एक पे रेस्ट, लेकिन क्योंकि टर्म और रेस्ट के बीच में एक नई चीज हमने ऐड कर दी है तो आपके पार्स ट्री के अंदर 4 ब्रांचेस बनेंगी और 4th ब्रांच पर एक्चुअली आपका सिमेंटिक एक्शन आ जाएगा। तो सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखने का ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप अपनी प्रोडक्शन रूल के अंदर ही सिमेंटिक एक्शंस को एम्बेड कर दें ताकि आपको अलग से सिमेंटिक रूल्स ना लिखने पड़े। ठीक है, तो ये एक छोटी सी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखी हुई है, ये काम कैसे करेगी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये हमारे सिमेंटिक एक्शंस है। ये आपको नजर आ रहे होंगे कि ये तमाम प्रोडक्शन हैं। प्लस वाली जो प्रोडक्शन है उसके साथ ये प्रिंट प्लस का एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, माइनस वाले के साथ प्रिंट माइनस की स्टेटमेंट लिखी है, एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस टर्म के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये खाली है, यहाँ पर कोई सिमेंटिक रूल नहीं है। लेकिन फिर टर्म प्रोड्यूसेस 0 के साथ प्रिंट 0 लिखा हुआ है, टर्म प्रोड्यूसेस 1 के साथ प्रिंट 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 और 8 हमें नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये डॉट डॉट हमें समझा रहा है कि हर नंबर जो कि जब प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए यहाँ पर प्रिंट इंस्ट्रक्शन होंगी। तो अब अगर आप कोई भी अच्छी इनफिक्स एक्सप्रेशन इसके अंदर पार्स कराना चाहेंगे तो वो पार्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो कि पार्स हुई भी है, ये स्टेटमेंट है 9 - 5 + 2। 9 - 5 + 2 अगर मैं इस सिमेंटिक सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को दूंगी स्टेटमेंट तो वो पार्स हो जाएगी, उसका पार्स ट्री यहाँ आपके सामने बना हुआ है। तो अगर मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट दूं तो आप पार्स ट्री बना पाएंगे, मुझे पार्स ट्री एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल से ही हमने शुरू किया, EXPR से शुरू किया है और मेरे पास लेट्स सपोज इनपुट था, क्या मेरे पास इनपुट था 9 - 5 + 2, तो ज़ाहिर एक्सप्रेशन से स्टार्ट होगा और सबसे पहले मेरे पास 9 - 5 है तो एक्सप्रेशन प्लस टर्म, या पार्स कर लेंगे अगर मैं आपको पार्स दूं। मैम इस ग्रामर पे पार्स ट्री में एरर है? नहीं बेटा, क्यों, क्या एरर है? अनम्यूट करें बेटा अपने आप को, जरा समझाएं मुझे क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, ये एरर नहीं है बेटा, ये मैं आपकी बात समझ गई। एक्चुअली अभी तक जब हम पार्सिंग कर रहे थे ना तो वो पार्स कर रहे थे हम पेन एंड पेपर पे, तो वहां पर इतना मसला नहीं था। अब यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है दोनों को कंफ्यूज कर दें, क्योंकि हमारे पास आगे एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो एट्रीब्यूट आगे कौन से वाले एक्सप्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, क्या इसके साथ क्या इसके साथ। तो लेफ्ट और राइट वाले को सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरी वाली पे 1 लिखा हुआ है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये वो वाली है जो कि आपकी राइट हैंड साइड पर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर है, और एक्सप्रेशन वो है 1 जो है जो आपकी राइट हैंड साइड पर है। तो चले मैं इसका छोटा सा पार्स ट्री बना ही देती हूँ, वरना ये एम्बिग्विटी आपकी शायद क्लियर नहीं हो पाएगी। लेट्स सपोज के हमारी स्टेटमेंट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास आ गई सिमेंटिक एक्शंस आ गए सारे। और अब मेरा इनपुट क्या है, इनपुट है मेरा 9 - 5 + 2। तो मेरा इनपुट है 9 + 5 - 2, ये इनपुट है ना? हाँ जी, नहीं 9 - 5 + 2, 9 - 5 + 2। नाइन माइनस 5 + 2। ठीक है, तो अब सिर्फ फर्क क्या है, पार्सिंग बाकी सारी तो वैसे ही होगी, लेकिन हमें ये भी प्रोडक्शन का ही हिस्सा समझना है जो कि हमारा सिमेंटिक एक्शन लिखा है।
तो हमेशा हमें पता है कि पार्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, पार्सिंग स्टार्ट हमारे स्टार्ट सिंबल से होती है। तो ये मैं EXPR से पार्सिंग को स्टार्ट करती हूँ। अब EXPR ऐसा क्या प्रोड्यूस करे कि हम जो है वो इस स्टेटमेंट तक पहुंच सकें। तो EXPR प्रोड्यूस कर सकता है, ये मैं सेकंड वाली प्रोडक्शन पिक कर लेती हूँ। सेकंड प्रोडक्शन पिक करूँ, फर्स्ट प्रोडक्शन पिक करूँ? फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट पिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली को पिक करते हैं अभी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक्सप्रेशन किसको प्रोड्यूस कर रहा है, EXPR1। EXPR1 सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन को और नीचे वाली एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर सकें। एक्सप्रेशन प्लस टर्म और ये मैं प्रिंट को जरा स्मॉल करके लिख दूं, मैं प्रिंट प्लस लिख देती हूँ ऐसे। ये प्रिंट लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। आपको पूरा ही लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह और टाइम दोनों कम है, तो मैंने इसको शॉर्ट हैंड में P प्लस प्रिंट प्लस कर दिया। तो जो अभी तक हम पार्ट्स कर रहे थे, तो हमारे पास इस तरह की प्रोडक्शन के लिए 3 ब्रांचेस आ रही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 ब्रांचेस लगाई हैं, क्योंकि चौथी ब्रांच हमारी ये आ रही है, प्रिंट की स्टेटमेंट। अब मुझे क्या करना चाहिए, एक्सप्रेशन दोबारा से प्रोडक्शन नंबर 2 को कॉल कर सकती है। तो एक्सप्रेशन क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगी एक्सप्रेशन 1, या एक्सप्रेशन कोड इटसेल्फ को कॉल कर रही है डिफरेंशिएट करने के लिए अपने आप को, और फिर ये प्रोड्यूस कर रही है टर्म। और लेकिन ये आखिरी ब्रांच नहीं होगी, इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच होगी, और उस ब्रांच पे क्या होगा, प्रिंट माइनस। ठीक है, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, ये क्या प्रोड्यूस कर सकती है, ये प्रोड्यूस कर सकती है सिर्फ और सिर्फ टर्म। ठीक है, और जब ये टर्म प्रोड्यूस करेगी तो देखिए यहाँ पर कोई सिमेंटिक एक्शन नहीं है, तो एक ही ब्रांच आएगी, 2 ब्रांचेस नहीं आएगी। अब टर्म के पास बहुत सारी प्रोडक्शंस हैं, इसको पार्स करने के लिए टर्म को क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 9। तो जहां पर 9 प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप देखेंगे मुझे 2 ब्रांचेस चाहिए। एक ब्रांच पे तो आ जाएगा 9, लेकिन दूसरी ब्रांच पे आएगा प्रिंट 9। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 5 वाली। ठीक है, हालांकि 5 वाली में नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें अंदाजा है कि ज़ाहिर है 5 के साथ भी एक यहाँ पर स्टेटमेंट होगी। तो एक ब्रांच पर आ रहा होगा 5, जबकि दूसरी ब्रांच पे आ रहा होगा प्रिंट 5। और लास्ट हम देख लेते हैं कि एक ब्रांच पे आ रहा होगा, टर्म प्रोड्यूस कर रहा होगा 2, और दूसरी ब्रांच पे आ रहा होगा प्रिंट 2। तो ये पार्स ट्री आप सब बना लेंगे। अच्छा, अब पार्स ट्री तो बन चुका है। ये पार्स ट्री इस बात को रेफर कर रहा है कि ये सिंटैक्टिकली स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं है। लेकिन अभी ये बात मेक श्योर नहीं हुई कि सिमेंटिकली भी करेक्ट है या नहीं है। तो जब एक पार्स ट्री बन जाता है, ये पार्स ट्री दोबारा पार्स किया जाएगा, और दूसरी दफा ये पार्स ट्री किया जाएगा कुछ इस तरह से कि ये टॉप टू बॉटम, ये देखेंगे ये डायरेक्शन यहाँ पर बनी हुई है, इस डायरेक्शन में आपका पार्स ट्री पार्स होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रीड करता जाएगा, सिंबल्स को रीड करते हुए क्या करेगा, जहां जहां कोई सिमेंटिक एक्शन आएगा वहां वहां उस सिमेंटिक एक्शन को परफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से शुरू करता है ट्री को ट्रिवर्स करना 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 करना, यहाँ पहुंचेगा। देखिए यहाँ पर एक सिमेंटिक एक्शन है, यहाँ पर जो सिमेंटिक एक्शन है उसको परफॉर्म कर देगा, 9 प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, कोई एक्शन नहीं मिलेगा, कोई एक्शन नहीं मिलेगा, कोई एक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पहुंचेगा, इस एक्शन को परफॉर्म करेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, इस एक्शन को परफॉर्म करेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, इस एक्शन को, फिर यहाँ पहुंचेगा, इस सेक्शन को। तो ये सारी प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस होंगी। अगर कोई इंस्ट्रक्शन इनमें से एरर जनरेट करेगी, तो हमें ड्यूरिंग कंपाइलेशन ही पता चल जाएगा कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली सिंटैक्टिकली हमें करेक्ट लग रही थी, मगर ये सिमेंटिकली करेक्ट नहीं है। ये उस सूरत में होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको रन करते हुए एरर आएगा, और अगर रन करते हुए कोई एरर नहीं आया, तो उसका मतलब है कि जो आपने ग्रामर लिखी है और जो आपने सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखी है, दोनों के हिसाब से स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है और सिमेंटिकली भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं थोड़ी सी। देखें,
सबसे पहले यही है कि हम ट्री को टॉप टू बॉटम जो है वो ट्रेवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और हमारी इनपुट एक्सप्रेशन ये है। तो हम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम ये इसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई सिमेंटिक एक्शन नहीं मिला, फर्स्ट टाइम मुझे ये सिमेंटिक एक्शन मिला। जब मुझे ये सिमेंटिक एक्शन मिलेगा तो उसका आउटपुट क्या होगा? 9 प्रिंट हो जाएगा 9। ठीक है, फिर हम ट्री को फर्दर ट्रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, होता जाएगा यहाँ तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अगला सिमेंटिक एक्शन मुझे यहाँ मिलेगा, इसका आउटपुट होगा 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम मूव होते जाएंगे, यहाँ पर मुझे एक सिमेंटिक एक्शन मिलेगा, प्रिंट माइनस लिखा हुआ है, प्रिंट माइनस हो जाएगा। फिर हम मूव होते जाएंगे, मुझे एक और एक्शन मिलेगा 2, और उसके बाद सबसे आखिर में मुझे एक्शन मिलेगा प्लस। तो ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी जो है पार्स हो चुकी है और इसका सिमेंटिक ट्री भी बन चुका है। इससे पता लग रहा है कि ये सिमेंटिक ट्री सही बन गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है सिमेंटिकली करेक्ट है। और इसकी सिमेंटिक्स हमने किस तरह से चेक की है? इसकी सिमेंटिक्स हमने कभी कभार आप सेम तरीके से भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपने सिमेंटिक चेक ऐसा लगाया हो कि यही स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट हो जाए, वो आपकी मर्जी, आपने एक्शन क्या लिखे। हमने सिमेंटिक एक्शंस कुछ ऐसे लिखे थे, कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि आप इसको देंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन और ये जनरेट क्या करेगी? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपके हाथ में सिमेंटिक एक्शंस आप सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 कोई ना कोई प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आपको लिखनी है। तो अगर आप सेम टू सेम तरीके से लिखते तो ऐसा भी हो सकता था कि आपकी जो एक्सप्रेशन थी वो इनफिक्स जो थी वो इनफिक्स में कन्वर्टेड रहती है, लेकिन फिर एक्शंस की सीक्वेंस आपको दूसरी तरह से लिखनी पड़ती है। दूसरी जगह पर ये प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखते, कहीं और एम्बेड करते, और आपका क्या हो जाता? कहाँ एम्बेड करना चाहिए था फिर? अगर ये इनफिक्स नहीं पोस्ट फिक्स थी, पोस्ट फिक्स नहीं इनफिक्स थी, अब ये देखिए सिमेंटिक रूल्स कुछ इस तरह से हैं, और कुछ इस तरह से होने की वजह से हमारी एक्सप्रेशन क्या बनी? पोस्ट फिक्स बनी। तो इसमें क्या चेंज करें? अगर मैं आपसे कहूं कि इसको इस तरह से चेंज करके मुझे बताएं कि ये इनफिक्स टू इनफिक्स ही कन्वर्ट करे, पोस्ट फिक्स ना करे, तो इसमें क्या चेंज आना चाहिए था? एक्शन बीच में रखे मैम, बिल्कुल, एक्सप्रेशन टर्म के, बेहतरीन यानी बेहतरीन, करंट बीच में। एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये प्लस को अगर मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं तो ये देखें टर्म और रेस्ट के बीच में प्रिंट लिखा हुआ है, तो ये बीच में लिखने से स्टेटमेंट बीच में ही प्रिंट होगी। तो बिल्कुल आप सही पहुंचे कि इसको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये प्रिंट की स्टेटमेंट यहाँ आपको सेंटर में प्रिंट करनी पड़ेगी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही तरीके से पार्स होगी। के लिए मैम हमें राइट रिकर्सिव करना पड़ेगा ना पहले ग्रामर को। राइट रिकर्सिव करें तो बहुत ही अच्छी बात है। इस वक्त असल में हमारा जो टारगेट है वो है सिमेंटिक रूल्स को लिखने का। तो सिमेंटिक रूल्स लिखने पे हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त है सारा राइट रिकर्सिव होनी चाहिए ग्रामर। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर हमें पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त हम जो है वो फॉर सिंप्लिसिटी ग्रामर जैसी भी आपने लिखी आप उसके साथ सिमेंटिक रूल लिख सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट के लिए भी अपनी ग्रामर लिखेंगे तो अगर वो लेफ्ट रिकर्सिव है तो आप उसकी लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे और उसके बाद आप उसका राइट रिकर्सिव वर्जन लिखेंगे और देन आप उसका सिमेंटिक एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली है वो लेफ्ट रिकर्सिव है डेफिनेटली, और ये गलत चीज है। लेकिन हो सकता है आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के साथ काम कर रहे हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को बुरा नहीं लगता कि ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं, लेकिन आपकी प्रोजेक्ट की ये डेडलाइन जरूर एक्सपेक्टेशन जरूर है कि आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो रिकर्जन पे नहीं है, तो हम इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं इसकी रिकर्जन को। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट हमने क्या रखा हुआ है कि हम देख रहे हैं कि सिमेंटिक रूल्स और सिमेंटिक एक्शंस काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक मैम सिंपल इस पे कोई इनपुट दे तो वो कैसे पार्स होगा? जी बेटा सेमेंटिकली इनकरेक्ट हो, सेमेंटिकली इनकरेक्ट कोई एक्सप्रेशन दे ऐसे। इसको दे देते हैं, अभी इस पे रुक जाते हैं। यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान है। हमने असल में हमने सिमेंटिक एक्शन ऐसे लिए ना कि इसमें एरर आएगा ही नहीं। सिमेंटिक एक्शन मैंने प्रिंट वाले लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ जहां से आपको इनकरेक्ट वाली बात भी समझ में आ जाएगी। सबसे सिंपल जो सिमेंटिक एक्शन हो सकते हैं ना वो ये हो सकते हैं। अब प्रिंट पर क्या एरर आएगा? प्रिंट पर तो कोई एरर नहीं आएगा, प्रिंट तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, आपके पास सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन हो सकती है कैलकुलेटर की। ठीक है, कैलकुलेटर अपना काम सही तब करेगा जब यूजर ने जो इनपुट दिए हैं
वो टाइप के हिसाब से सही है, कहीं ऐसा ना हो कि टाइप के हिसाब से गलत हो। तो हम टाइप को कैसे चेक करें? टाइप को ऐसे चेक कर सकते हैं कि रन करने से पहले, यूजर के रन करने से पहले हम उसको खुद रन करके देख लें, और वो जो वैल्यूज यूजर ने दी हैं इससे पहले कि आउटपुट में प्लस हो, रन टाइम पे प्लस हो, हम खुद उनको प्लस करके देख लें। अगर वो सही वैल्यूज होंगी तो वो प्लस हो जाएंगी, और अगर हमारे पास एक इवेल्युएट हो रहा है आउटपुट तो हम कह सकते हैं कि सिंटैक्टिकली स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अगर हम पहले से ही करके देख लेते हैं कि वो उसमें कोई एरर होता है तो फिर हम यूजर को नहीं देते। इसकी एग्जांपल बहुत आसान ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको फाइनल एग्जाम का कोई पेपर देती हूँ, ठीक है, तो अब मैंने एग्जाम का आपको पेपर दे दिया, मेरे पास एक काम तो ये था कि बस मैंने पेपर दिया और छुट्टी हो गई, मैं पेपर देकर आपको टाइप करके प्रिंट निकाल के और आ गई जब आप पेपर देने आए। इत्तेफाक से उस पेपर के अंदर कोई गलती थी, कोई ऐसा क्वेश्चन था कि जब आपको सॉल्व करने बैठना था तो वो तो सॉल्व ही नहीं होना था। मैंने क्योंकि उसको पहले से सॉल्व करके नहीं देखा तो रन टाइम पर मुझे पता चलेगा कि भाई ये तो बच्चे जब सॉल्व करें तो इसमें तो एरर आ रहा है, ये तो सॉल्व करने के काबिल ही नहीं है। तो असूलन मुझे क्या करना चाहिए एज अ टीचर? मुझे ये करना चाहिए कि जब मैं बच्चों को कोई पेपर दे रही हूँ तो उस पेपर को पहले मुझे खुद सॉल्व करके देख लेना चाहिए। डेफिनेटली मेरा काम पेपर सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व तो आपको करना है, लेकिन मुझे डबल चेक हो जाएगा कि भाई वो पेपर जो मैंने दिया है, वो जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो सिमेंटिकली करेक्ट हैं भी या नहीं है, वो रन टाइम पर सॉल्व हो भी जाएंगे या नहीं, या उनके अंदर कोई एरर होगा। सिमिलरली हमारा कंपाइलर भी इसी तरह करता है कि हालांकि ये जो भी एक्शन यूजर ने कहे हैं वो तो रन टाइम पर रन होंगे, लेकिन कंपाइलर डबल चेक के लिए उसको रन करने से पहले खुद रन करके देख लेता है ताकि उसकी सिमेंटिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हालांकि कंपाइलर को रन करने की जरूरत नहीं है, रन तो होगा वो रन टाइम पर, लेकिन कंपाइलर उसको सिमेंटिक चेक के लिए रन करके देख लेता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर की। इस कैलकुलेटर के कुछ सिमेंटिक रूल्स लिखे हुए, ये रूल्स इस तरह से लिखे हुए कि जब भी आप इसको अप्रोप्रिएट इनपुट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये स्टेटमेंट इवेल्युएट हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको अप्रोप्रिएट इनपुट नहीं देंगे तो स्टेटमेंट इवेल्युएट नहीं हो पाएगी। कैसे? ये देखें, ये एक पार्स ट्री बना हुआ है और इस पार्स ट्री में एक्चुअली पार्स क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4। इसको जरा सा पार्स करके देख लेते हैं, इसको सही तरीके से भी पार्स कर लेंगे और इसको एरर वाली स्टेटमेंट भी पार्स करके देख लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपका क्वेश्चन था तो पहले मैं एरर वाली स्टेटमेंट ही ले लेती हूँ। लेट्स सपोज 3 प्लस ठीक है, अब ये कोई स्टेटमेंट है जो मैं कैलकुलेटर को दे रही हूँ, तो कैलकुलेटर को एरर देना चाहिए, बिल्कुल मैम। ठीक है ना। तो अब देखें कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए हर प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन नंबर लिखा हुआ है ताकि हमें पता चले कि जब कोई प्रोडक्शन परफॉर्म होगी तो करेस्पॉन्डिंग उसका एक्शन भी परफॉर्म होगा। ठीक है, हमने एक एट्रीब्यूट ले लिया जिसका नाम है वेल। वेल का मतलब है वैल्यू। ये एक्चुअली हमारा वेरिएबल होगा जो कि हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, वेल क्या है, ये हमारा एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ सिमेंटिक रूल्स में हम इस वेल को लिख कैसे रहे हैं कि हम हर ग्रामर सिंबल के साथ इस वेल को एसोसिएट कर रहे हैं कि ये वो वाला वेल है जो कि एल से एसोसिएटेड होगा, ये वो वाला वेल है जो कि ई से एसोसिएटेड होगा, ये वो वाला एल है जो टी से एसोसिएटेड होगा। और यहाँ पर आपको 1 लिखने का मकसद भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये भी वेल है और ये भी वेल है, तो जब मैं एडिशन कर रही हूँ तो कौन सी वैल्यू के अंदर कर रही हूँ, इसके अंदर या इसके अंदर, एम्बिग्युइटी आपको हो सकती है देखने में। तो ये क्लियर कर दिया गया e1.well से आपको क्लियर हो जाएगा कि कब मैं इस वेरिएबल के अंदर चेंजिंग परफॉर्म कर रही हूँ और कब मैं इस वेरिएबल के अंदर चेंजिंग परफॉर्म कर रही हूँ। लेट्स सपोज हम इस स्टेटमेंट को पार्स करना शुरू करते हैं। जाहिर है कि पार्स कहाँ से होगा, एल प्रोड्यूस करेगा ई एन, एन को मैं इग्नोर कर देती हूँ फिलहाल, एल प्रोड्यूस कर रहा है ई, या चले एन को ले भी ले तो एन कुछ नहीं कर रहा, एल प्रोड्यूस कर रहा है ई एन। ठीक है, और ई आगे से क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ई प्रोड्यूस कर सकता है ई प्लस टी। ठीक है, और टी क्या, ई क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ई
E प्रोड्यूस कर सकता है T, और T प्रोड्यूस कर सकता है F, ठीक है, और F क्या प्रोड्यूस कर सकता है? digit, F प्रोड्यूस कर सकता है डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू, यानी कि टोकनाइजेशन, जो टोकन है एक्चुअली इस डिजिट का जो भी टोकन है, जब आपने ये इनपुट लिया था तो इसको टोकनाइज किया होगा सबसे पहले, पार्सिंग तो बाद में की होगी, तो इसका जो भी टोकन बना है ना, वो टोकन आप इसको असाइन कर देंगे, तो हमारा टोकन 3 बना होगा, ये हम 3 इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। एफ वेल की वैल्यू है डिजिट प्लस लेक्सिकल वैल्यू। इसी तरह ये टी क्या प्रोड्यूस करेगा? ये टी प्रोड्यूस करेगा टी मल्टीप्लाई बाय F, एफ, ठीक है, यहाँ पर भी एक ब्रांच होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। और ये टी प्रोड्यूस करेगा क्या? ये टी प्रोड्यूस करेगा एट द रेट, जो कि इसकी लेक्सिकल वैल्यू होगी, और ये मल्टीप्लाई क्या प्रोड्यूस करेगा? मल्टीप्लाई प्रोड्यूस करेगा एफ प्रोड्यूस करेगा 9। नो, टी डायरेक्टली एट द रेट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, टी को पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा एफ एंड देन एट द रेट। तो ये पार्ट्स हो गई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पार्ट्स हो गई, पार्ट्स ट्री हमारा जनरेट हो गया, चलो यहाँ yes तक तो sir, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा प्रोडक्शन नंबर लगा देते हैं सबके साथ कि ये हमने कौन सी प्रोडक्शन इस्तेमाल की है। ई एन, ये कौन सी प्रोडक्शन थी? ई प्रोड्यूसेस ई एन, ये प्रोडक्शन नंबर 1, 1, ये प्रोडक्शन नंबर 1 थी, ठीक है। फिर ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, ये कौन सी प्रोडक्शन थी? ये प्रोडक्शन नंबर 2 थी, ठीक है। ई प्रोड्यूसेस टी, ये कौन सी प्रोडक्शन थी? 3, 3, ठीक है। टी प्रोड्यूसेस एफ, ये कौन सी प्रोडक्शन थी? ये 5, 5, ठीक है। अच्छा, टी प्रोड्यूसेस टी मल्टीप्लाई बाय, ये कौन सी प्रोडक्शन थी? 4, ये 4 थी, ठीक है। नीचे लिखूं 4, मेरा ख्याल है ना, यहाँ लिखते हैं 4, ये प्रोडक्शन नंबर 4 है, ठीक है। और टी प्रोड्यूसेस एफ, ये कौन सी प्रोडक्शन है? 5 में 5, ठीक है। और ये सारी हमारी प्रोडक्शन नंबर्स हो गई। तो अब हमें हर प्रोडक्शन पर एक्शन वो लेना है जो कि हमारा क्या होगा। अच्छा, ये एफ प्रोड्यूसेस 3, ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये 7 है, प्रोडक्शन 7 है, ये भी प्रोडक्शन 7 है, ये भी प्रोडक्शन 7 है, ठीक है। तो हर स्टेट पर जब कोई प्रोडक्शन अपना काम कर रही है तो हमें अब रन टाइम पर सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी जो वहां है। अच्छा, जब प्रोडक्शन नंबर 7 हो रही है तो प्रोडक्शन नंबर 7 होते हुए इसका सिमेंटिक एक्शन क्या लिखा है कि एफ डॉट वैल्यू, हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसका नाम है एफ डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 3, उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 3, जो कि इसके लेक्सिकल वैल्यू है। तो इस वक्त इस एफ की वैल्यू हो जाएगी 3, इस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस एफ की वैल्यू हो जाएगी एट द रेट, और इस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस एफ की वैल्यू हो जाएगी 9। क्लियर है? ये सब कुछ क्यों? सही है, ये सब कुछ हुआ इस वाले लेक्सिकल एक्शन की वजह से, ठीक है। हमने कहा कि जब भी एफ किसी टोकन को प्रोड्यूस करे तो वैल्यू की जो वैल्यू हो जाए वो एक टोकन की वैल्यू मिल जाए, हमारे वेरिएबल को, एट्रीब्यूट को, वैल को वही वैल्यू मिल जाए जो कि हमारे टोकन की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आ गए। दैट हमारे पास यहाँ पर कौन सी प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन नंबर 3, ठीक है। या प्रोडक्शन नंबर 5 की पहले बात करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन नंबर 5 कहती है, प्रोडक्शन नंबर 5 ये कहती है कि टी डॉट वैल्यू, वो जो एट्रीब्यूट टी के साथ एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो एफ की वैल्यू। तो एफ की वैल्यू मेरे पास आ गई है, जब एफ की वैल्यू 3 है तो टी की वैल्यू भी क्या होगी? 3 होगी। 3 होगी। किसकी वजह से? इस सिमेंटिक एक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ और आगे बढ़ रहे हैं
तो यहाँ पर एक्चुअली f की वैल्यू अगर एट द रेट है तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर भी एट द रेट होगी। ठीक है, चलें जी। ये प्रोडक्शन नंबर 4 है ना मैम, तो वो 4 वाले देखेंगे ना। ये मैंने थोड़ा नहीं। सा लिखने में, नंबर्स लिखने में गलती कर दी है। एक मिनट, इसको 5 चलें, के हिसाब से। इसको मैं दोबारा लिखती हूँ। थोड़ा सा ना मैंने नंबरिंग में एक गलती कर दी है। ठीक है, जल्दी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर 3 प्लस एट द रेट ले लेती हूँ, फिर मैं सही स्टेटमेंट को पूरा शुरू से पार्स करूंगी। ये हमारी एरर वाली स्टेटमेंट है ताकि एरर हमारा जल्दी से आ जाए। ई प्रोड्यूसेस क्या, एल प्रोड्यूसेस, सॉरी, एल प्रोड्यूसेस ई एन। ठीक है, अच्छा, और ई कैन प्रोड्यूस ई प्लस टी, E can produce T can produce F, and F can produce 3. T can produce F, and F can produce at the rate. ठीक है, तो स्टेटमेंट पार्स हो गई। अब जरा हम हर स्टेप पर सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये है प्रोडक्शन नंबर 1, मुझे यहाँ से लिखना चाहिए था। ये है प्रोडक्शन नंबर 2, ये है प्रोडक्शन नंबर 3, ये है प्रोडक्शन नंबर कौन सी, T produces F, प्रोडक्शन नंबर 5, F produces 3, ये है प्रोडक्शन नंबर 7। ठीक है, देन ये कौन सी होगी, E produces T क्या थी, 3 थी ना। ठीक है, और T produces F कौन सी है, प्रोडक्शन नंबर 5, और F produces at the rate, ये कौन सी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नंबर 7 है। ठीक है, और F produces T, ये कौन सी प्रोडक्शन है, हम टी प्रोड्यूस एफ जो है ना वो हमारे पास 5 टी प्रोड्यूस, हाँ यहाँ पे 5 लिखेंगे ना, 5 आएगी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास। तो अब हमें ये सारे सिमेंटिक एक्शन करस्पॉन्डिंगली परफॉर्म करने में, अपना पेन चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर F की वैल्यू क्या होगी, 3, यहाँ तक हम सही पहुंच चुके थे। यहाँ पर F की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर होगी एट द रेट, यहाँ पर भी हम पहले पहुंच चुके थे क्योंकि हमारी जो सिमेंटिक एक्शन है वो ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम T पर आते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन नंबर 5, प्रोडक्शन नंबर 5 ये कहती है कि T की वैल्यू वही होगी जो F की वैल्यू है, तो T की वैल्यू यहाँ पर 3 ही होगी, और यहाँ पर भी T की वैल्यू एट द रेट ही होगी। तो अभी तक कोई एरर नहीं आया क्योंकि हम असाइनमेंट ही करे जा रहे हैं। अच्छा, देन प्रोडक्शन नंबर 3 को देखते हैं। प्रोडक्शन नंबर 3 पे कह रहे हैं E प्रोड्यूस T। अगर E T को प्रोड्यूस कर रहा होगा तो E की वैल्यू वही होगी जो T की होगी। तो अगर यहाँ T की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी, 3। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्शन नंबर 2 को गौर से देखें। प्रोडक्शन नंबर 2 का सिमेंटिक रूल क्या कह रहा है, E की वैल्यू वो होगी जो E1, यानी कि ये वाला E1 के वैल्यू को प्लस करना है, यानी इसकी अपनी वाली वैल्यू को नहीं बल्कि नीचे वाले की E को वैल्यू को प्लस करना है, और इसकी वैल्यू के अंदर आपको T की वैल्यू प्लस करनी है। तो ये प्रोडक्शन सिमेंटिकली तब होगी कि जब आपके पास E और T दोनों की वैल्यू हो। पहला एरर बेटा आप लोगों का तब आ सकता था कि अगर आपके पास E की वैल्यू होती और T की ना होती। ठीक है, या T की वैल्यू होती E की ना होती। अगर यहाँ पर हमारा पार्स T कुछ ऐसा बने कि हमारे पास E हो T ना हो या T हो E ना हो तो भी यहाँ पर एरर आ जाएगा। लेकिन अभी इस स्टेज पर यहाँ पर ये वाला एरर तो नहीं आ रहा है, हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद है।
तो अब क्या करेगा, वो इस ई को वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेगा। इस वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस ई की वैल्यू वो होनी चाहिए जो इन दोनों को प्लस करके आए। जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो क्या होगा, एट दी रहते हैं ना इसको प्लस। एरर आ जाएगा यहाँ। जब वो उसको प्लस करेगा तो कंपाइलर को पहले से पता चल जाएगा कि ये दोनों वैल्यूज प्लस नहीं हो सकती। इससे नीचे तक जब तक वो पार्स ट्री बना रहा था उसको लग रहा था स्टेटमेंट बिल्कुल सिंटैक्टिकली करेक्ट है क्योंकि पार्स ट्री सही बन रहा था और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ये स्टेटमेंट जब रन की जाएगी तो इस स्टेटमेंट के अंदर आएगा एरर, क्योंकि दोनों प्लस नहीं हो सकते और यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और यहाँ पर आ जाएगा एरर। क्लियर है? Yes, सही है ma'am. मैम। यहाँ पे जहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन नंबर भी लिखेंगे ना। प्रोडक्शन क्योंकि नंबर ई भले आप लिखें तो वही इसी ये लाइन नंबर के तौर पर इस्तेमाल होगा ना, कि आपको आगे जाके बताना होगा कि एरर कहाँ आया है। तो ये बिल्कुल आप सेव करके रख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्शन में एरर आया है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें पता चले कि भाई एरर है और ये हमने सिमेंटिक चेक परफॉर्म किया। इससे पहले के यूजर इस प्रोग्राम को रन करता, हमने खुद रन करके देख लिया। जी मैं वो सारी बात समझ आ गई। जब हम पास ट्री बनाने के बाद जब नंबर दे रहे थे ना हर एक, वो नंबर इसलिए दे रहे थे असल में कि हमें पता चले कि किस वक्त हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पर सिमेंटिक एक्शन इतने सारे लिखे हुए हैं तो हम हर वक्त सही सिमेंटिक एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमने वो लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक सही स्टेटमेंट लेकर देख लेते हैं। सही स्टेटमेंट जो इन्होंने लिए वही ले लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4n, तो ये स्टेटमेंट है। अब ये देखें पार्स सही तरीके से होगी, लेकिन ना सिर्फ कि पार्स सही होगी बल्कि इसका सिमेंटिक चेक भी सही तरीके से परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले इसको पार्स करते हैं जल्दी से। एल क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे पास, एल प्रोड्यूस करेगा ई और एन। ठीक है, फिर ई क्या प्रोड्यूस करेगा, ई प्रोड्यूस करेगा ई प्लस टी। ठीक है, फिर ई क्या प्रोड्यूस करेगा, ई मल्टीप्लाई, सॉरी, ई प्रोड्यूस करेगा खाली टी, ई प्रोड्यूस करेगा सिर्फ टी। ठीक है, और टी प्रोड्यूस करेगा एफ और एफ प्रोड्यूस करेगा 3, जबकि यहां पर टी प्रोड्यूस करेगा। मैम पहले मल्टीप्लाई है ना हमारे पास, तो यहाँ पे जब टी आएगा यहाँ पे ई से हम टी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टी से हम T1 इंटू एफ प्रोड्यूस करेंगे ना। तो इस पहले वाले हमारे पास से नहीं एफ प्रोड्यूस करना था। नहीं पहले वाले से ई से जहाँ पे हमने टी प्रोड्यूस किया है तो हम टी से T1 इंटू एफ प्रोड्यूस करेंगे ना। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारे पर पास ए इंटू एफ प्रोड्यूस करना था। ये बना हुआ है हमारा पार्स ट्री। ठीक है, सबसे पहले हमें ई से टी प्रोड्यूस करना है और टी से हमें टी इंटू एफ प्रोड्यूस करना है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर मैंने खाली टी प्रोड्यूस कर दिया, वो नहीं करना था। ठीक है, टी इंटू एफ T produces F, T produces F, F produces 3, F produces 5, F produces 4। प्रोडक्शन नंबर हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले हर जगह पर कि हमें सिमेंटिक एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। प्रोडक्शन नंबर 1 है,
देन ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, ये कौन सी प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन नंबर 2 है, ठीक है। फिर ई प्रोड्यूसेस टी, ये कौन सी प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन नंबर 5 है, नो 3 है, ठीक है। टी प्रोड्यूसेस टी मल्टीप्लाई बाय एफ, ये कौन सी प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन नंबर 4 है। टी प्रोड्यूसेस एफ, ये कौन सी प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन नंबर 4। टी प्रोड्यूसेस एफ, प्रोडक्शन नंबर 5 है, ठीक है। देन एफ प्रोड्यूसेस लेक्सिकल वैल्यू, ये प्रोडक्शन नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ पर ये भी प्रोडक्शन नंबर 7, यहाँ पर ये भी प्रोडक्शन नंबर 7। तो अब हम यहाँ पर इवेल्युएट करके देखते हैं इस एक्सप्रेशन को कि हमें वैल्यूज ऊपर तक मिलती हैं। वैल्यू को मिलता है जो हमारा वेरिएबल है, एफ के पास वैल्यू आ जाएगी डेफिनेटली 3, इस एफ के पास वैल्यू आ जाएगी 5, और इस स्टेटमेंट के पास एफ के पास वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ तक कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। तो अगर एफ के पास 3 है, प्रोडक्शन नंबर टी कह रहे हैं कि टी डॉट वैल्यू की वही वैल्यू होगी जो एफ डॉट वैल्यू की, ठीक है। इसकी वजह से, इस वाली स्टेटमेंट की वजह से इस टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 3, ठीक है। फिर मैं इस स्टेज पर आ जाऊंगी। जब मैं इस स्टेज पर आऊंगी प्रोडक्शन नंबर 4, प्रोडक्शन नंबर 4 कहती है कि टी की वैल्यू वो होनी चाहिए, टी को असाइन क्या करो? टी को असाइन करो, आपके पास दो चीजें पहले से होनी चाहिए, एक टी वैल होना चाहिए, एक एफ वैल। पहला एरर तब आ सकता था कि आपके पास या तो टी की वैल्यू ना होती या एफ की वैल्यू ना होती, मगर हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, 3 भी है और 5 भी। तो वो कह रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आंसर आए वो टी डॉट वेल को असाइन कर दो। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा? 15। तो इस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती तो एरर आ जाता है, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सक्सेसफुली हो गई है तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 50, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं? फिर हम ये कह रहे हैं प्रोडक्शन नंबर 3, प्रोडक्शन नंबर 3 कह रही है जो टी की वैल्यू होगी वही ई की वैल्यू भी होगी, ई डॉट वेल इज इक्वल टू टी डॉट वेल। तो अगर यहाँ पर टी की वैल्यू 15 है तो यहाँ पर ई की वैल्यू भी 15 ही होगी। यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर एफ की वैल्यू 4 थी तो ये कौन सी प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन नंबर टी प्रोड्यूसेस एफ, कौन सी प्रोडक्शन होती है? प्रोडक्शन नंबर 5, ठीक है। तो ये टी डॉट वेल की वैल्यू क्या होगी? अगर एफ की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर टी की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। यहाँ पर मैं पहुंच गई। अब प्रोडक्शन नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 2 कह रही है कि ई की वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। ई को वैल्यू आप वो दे सकते हैं जो E1 और टी दोनों की वैल्यू का एडिशन हो। तो मेरे पास एक ई के अंदर भी वैल्यू पड़ी है और मेरे पास एक टी के अंदर भी वैल्यू पड़ी है। अगर इनमें से कोई वैल्यू मिसिंग होती तो एरर होता, लेकिन वैल्यू मिसिंग तो नहीं। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर प्लस हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर प्लस नहीं हो पाया तो फिर एरर होगा। तो यहाँ पर हम प्लस करके देखते हैं जी, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, वो वैल्यू है 19। तो डेफिनेटली ये सही तरीके से पार्स हो रहा है और सिमेंटिक चेक भी अभी तक सही से परफॉर्म हो रहा है। लास्ट में हमारी प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 1 वो कह रही है कि एल की वैल्यू भी वही होनी चाहिए जो ई की वैल्यू है। तो अगर यहाँ ई की वैल्यू 19 है तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी? 19। देखिए पार्स ट्री भी बन गया और सिमेंटिक पार्स ट्री भी बन गया। जब आपके ये दोनों पार्स ट्री सक्सेसफुली बन जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है और सिमेंटिकली भी। सही है? सही है मैम। अच्छा चलिए वापस आते हैं। मैम व्हाट इज फंक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन? बेटा ये कोई ग्रामर ली है सी या जावा जैसे किसी लैंग्वेज के अंदर जो कैलकुलेटर होता है उसके लिए, क्योंकि आपके पास जो स्टेटमेंट है ना वो मल्टीपल हो सकती हैं, सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं मल्टीपल एक्सप्रेशन आगे चल सकती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस को en से लिया हुआ है कि आपके पास लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने एक पर्टिकुलर इनपुट पे इसको देखा कि पर्टिकुलर इनपुट पे सही काम कर रही है। आगे हमारे पास n के लिए कुछ और फर्दर प्रोडक्शंस भी हो सकती थी जो कि आगे हमने एक्सप्लेन नहीं किया, छोटा सा फ्रेगमेंट है, सिर्फ उसको ही करके देखा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हमने ये देख ली कि ठीक है एक सिमेंटिक रूल्स होते हैं जो कि हम प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम एट्रीब्यूट ग्रामर खुद से कैसे लिख सकते हैं।
ठीक है, तो मैं छोटी छोटी एक दो एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन कोई ऐसी चीज नहीं है सिर्फ कि वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा आपको जो है बनी बनाई मिलेगी। ये आपको खुद अपने माइंड से सोच कर डेवलप करनी पड़ती है। जब आपने ग्रामर लिखी होती है तो आपको पता होता है कि आपने ग्रामर क्यों लिखी है और आपको उस ग्रामर के हिसाब से ही करेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, अगर आप लोगों को याद हो, आप सबने वो असाइनमेंट बनाई थी जिस असाइनमेंट में मैंने आपसे कहा था कि आप यूजर से एक इनपुट लें जिसमें डेटा टाइप हो और फिर वेरिएबल नेम हो, और डेटा टाइप को अलग प्रिंट कराएं और वेरिएबल नेम को अलग प्रिंट कराएं। ये असाइनमेंट सारे लोगों ने बनाई थी? जी मैम। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट मुझसे इस वक्त बात करे जिसने वो असाइनमेंट बनाई हो। आपने क्या लॉजिक लगाई थी? असाइनमेंट आपने कैसे की थी? यूजर आपको एक इनपुट दे रहा था, आप उसमें से डेटा टाइप को अलग कर रहे थे और वेरिएबल नेम को अलग कर रहे थे। आपने लॉजिक क्या लगाई थी? मैम पहले एक्सप्रेशन सारा हमने स्ट्रिंग में रखा, फिर उसको स्प्लिट किया था स्पेस के बेस पे। बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे मैं आपको लाना चाह रही हूँ। मुझे ये बात बताएं, आपने स्प्लिट किया स्पेस के ऊपर, आपको ये बात किसने बताई थी? मैंने तो आपको ये कहा था कि यूजर आपको स्टेटमेंट देगा, इनपुट अपना डेटा टाइप देगा और वेरिएबल नेम देगा। आपको किसने बताया कि इसको स्पेस पे स्प्लिट करना है? ये लैंग्वेज का रूल है ना कि बीच में स्पेस होता है, पहले डेटा टाइप होता है फिर वेरिएबल होता है। ठीक है, ये बात आपने देखें, आपकी लॉजिक ने खुद काम किया। आपने कहा कि अगर मुझे डेटा टाइप को अलग करना है वेरिएबल नेम से तो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा स्पेस बार पे, ऑल्दो कि आपको किसी ने बात बताई नहीं थी। तो ये आपने क्या परफॉर्म किया था? एक सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म किया था। असल में एक्सप्लिसिटली आपको किसी ने ये बताया नहीं, लेकिन आपने खुद से ये जज किया। ऐसे ही जब आप कोई ग्रामर लिखते हैं तो उस ग्रामर का रीजन आपको पता होता है कि उस ग्रामर से आप कराना क्या चाह रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सिमेंटिक रूल्स आपको खुद लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से कि भाई लेट सपोज मेरे पास हो, इनपुट में आ सके, यूजर मुझे कोई भी बाइनरी नंबर दे सके। ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसी है, मुझे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है और उसके बाद मुझे उस ग्रामर के सिमेंटिक रूल्स लिखने हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं रीड करना चाह रही हूँ। चलें सबसे पहले मैं नंबर ऑफ बिट्स पे कर लेती हूँ। ठीक है, यूजर मुझे कोई बाइनरी नंबर दे और मैं उसके नंबर ऑफ बिट्स को एक्चुअली रीड करना चाह रही हूँ कि यूजर ने मुझे कितने बिट्स दिए हैं। ठीक है, उसका काउंट लिखना चाह रही हूँ। तो जाहिर है कि सबसे पहले तो मुझे ग्रामर लिखनी पड़ेगी। ग्रामर में मैं सबसे पहले कह रही हूँ कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल होगा बिट। बिट या तो 0 प्रोड्यूस कर सकता है या 1। मेरे टर्मिनल दो ही है, एक 0 है और एक 1 है। लेकिन जाहिर है कि यूजर एक मुझे बिट नहीं देगा, बल्कि बिट बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं एक और प्रोडक्शन लेती हूँ, एल। एल से मेरा मतलब है लिस्ट। ठीक है, मेरी लिस्ट के अंदर एक बिट हो सकता है या मेरी लिस्ट के अंदर मल्टीपल बिट्स हो सकते हैं। मल्टीपल बिट्स ऐसे कि एक बिट होगा और पीछे लिस्ट होगी। ठीक है, तो लेट सपोज ये प्रोडक्शन तब काम करेगी जब मेरे पास एक ही बिट होगा, लेकिन ये प्रोडक्शन तब काम करेगी जब मेरे पास एक लॉन्गर बिट होगा। इस प्रोडक्शन का काम क्या है, मैं इस वक्त आपको ये वाली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। इसका काम क्या है कि ये हर दफा जितनी दफा चलेगी तो ये एक बिट को अलग कर देगी। ये एक बिट बी में आ जाएगा मगर बाकी पूरा स्ट्रिंग एल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगी तो ये भी आपका जो है वो 1 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 पहले ही निकल चुका होगा, एक और 1 आपका बिट में आ जाएगा, बाकी स्ट्रिंग अलग हो जाएगा। आखिरी दफा ये चलेगा तो फिर आपका एक बिट भी अलग हो जाएगा। तो हर दफा ये राइट मोस्ट स्ट्रिंग को लिस्ट से अलग कर लेगा, बाकी सब लिस्ट के अंदर आता रहेगा और एक एक बिट को ये अंडरस्टैंड करता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन है। जो प्रोडक्शन कह रही है कि मेरी लिस्ट हो सकती है, लिस्ट के अंदर सिर्फ एक बिट हो सकता है, या लिस्ट एक लॉन्गर लिस्ट हो सकती है जिसमें 2 3 4 5 मल्टीपल बिट्स हो सकते हैं। और अल्टीमेटली मेरी आखिरी प्रोडक्शन है कि मेरा बाइनरी नंबर किसके बराबर होगा? मेरा बाइनरी नंबर बराबर होगा एक लिस्ट के। मेरा जो बाइनरी नंबर है वो एक लिस्ट के बराबर है। लिस्ट में एक बिट हो सकता है, लिस्ट में मल्टीपल बिट्स हो सकते हैं, और अल्टीमेटली बिट के अंदर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ये मैंने ग्रामर लिख दी, और ये ग्रामर किसको हमेशा पार्स करेगी? बाइनरी नंबर्स को। अगर आप बाइनरी नंबर देंगे तो ये ग्रामर पार्स कर लेगी, लेकिन अगर आप उसको कोई भी दूसरा नंबर देंगे, 3 5 9 कोई नंबर देंगे, तो ये फॉरन एरर जनरेट करेगी, क्योंकि बी के पास कोई प्रोडक्शन नहीं होगी 3 के लिए 2 के लिए, तो ये पार्स ट्री जनरेट नहीं हो पाएगा किसी भी और के लिए। पहली बात तो 0 और 1 के वाले सारे स्ट्रिंग इससे पार्स हो जाएंगे। अब मुझे लिखने सिमेंटिक रूल। सिमेंटिक रूल मुझे कुछ इस तरह से लिखने हैं कि ये बिट्स को काउंट कर पाए। ठीक है, वंस को भी काउंट कर पाए, जीरोस को भी काउंट कर पाए। तो मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल लेती हूँ, एक एट्रीब्यूट लेती हूँ सी।
सी क्या है, सी है एक्चुअली काउंट, ठीक है, सी हमेशा मेंटेन करेगा काउंट। अब ये सी में कैसे एसोसिएट करूं, ये एन से भी एसोसिएट करूं, एल से भी, बी से भी, तो अब मेरे पास एन डॉट सी भी होगा, एल डॉट सी भी होगा, बी डॉट सी भी होगा। सिमेंटिक रूल अगर हम नीचे से लिखना शुरू करें तो ये बहुत सही रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिमेंटिक रूल लिखना शुरू कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि लेट सपोज अगर बी प्रोड्यूस करे 1 तो बी का काउंट क्या हो जाए, काउंट हो जाए 1। काउंट एक वेरिएबल है जो कि बिट्स को काउंट करेगा, तो अगर बी 1 प्रोड्यूस कर रहा है तो काउंट 1 हो जाना चाहिए, ठीक है, एक नंबर इसने प्रोड्यूस किया है। अगर बी 0 प्रोड्यूस कर रहा है तो काउंट 1 हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये किसको प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक बिट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर एल प्रोड्यूस कर रहा है बी तो इसका मतलब है कि एल डॉट काउंट भी वही हो जाना चाहिए जो बी डॉट काउंट है। जितने बिट्स के अंदर काउंट के अंदर वैल्यू पड़ी है वो ही एल डॉट काउंट के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास एल भी हो, आपके पास दो वेरिएबल्स हो, एक एल भी हो और एक बी भी हो, इस केस में क्या करो कि एल डॉट काउंट को वैल्यू वो दे दो जो कि पहले से एल डॉट काउंट के अंदर पड़ी हुई है प्लस जो कि पहले से बी डॉट काउंट के अंदर पड़ी हुई है। इस प्रोडक्शन के लिए मेरे पास एल और बी दोनों पहले से मौजूद होंगे, तो अगर ये दोनों पहले से मौजूद है तो इन दोनों के काउंट्स भी पहले से मौजूद होंगे, इन दोनों के जो भी काउंट्स हैं उन दोनों काउंट्स को प्लस कर दो, ठीक है। और आखिर में मैं कह रही हूँ कि एन डॉट काउंट की वैल्यू वो होगी जो कि एल डॉट काउंट की। तो ये सिमेंटिक रूल्स मैंने क्यों लिख दिए हैं, ये सिमेंटिक रूल्स मुझे एक तो ये परफॉर्म करके देंगे कि हाँ भाई इनपुट सही है या नहीं है, और दूसरा ये भी आइडेंटिफाई करके देंगे कि ये मीनिंग जनरेट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं, पार्स करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ, पेंट में चलते हैं, इसको हमने किया पेस्ट। मैम जी ये हमने जो एल डॉट सी प्लस बी डॉट सी वो क्यों किया, मतलब ये इसलिए किया है बेटा क्योंकि हमें काउंट करना है, हमें काउंट करना है नंबर्स को, तो ये अपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लॉजिक आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। अभी मैं देखें इसे रन करूंगी ना तो आपको समझ में आएगा क्यों किया। क्यों किया, इसलिए कि हमें बिट्स को काउंट करना है, जितने भी बिट्स हैं उनको काउंट करना है। सिमेंटिक रूल ये है। तो काउंट के लिए जाहिर है कि जो भी आपने पहले लेट सपोज के मैंने क्लास के बच्चे काउंट करने के लिए कहा हुआ है, तो एक रो के बच्चे आप काउंट कर रहे हैं, दूसरे रो के बच्चे कोई लक्ष्य कुमार काउंट कर रहे हैं। अब ये सारे जब काउंट हो जाएंगे तो आपको आखिर में सब प्लस करना पड़ेगा ना, कि मैंने 10 काउंट किए, तुमने 20 काउंट किए, तो टोटल कितने हुए, 30 हुए। तो यहाँ पर भी यही है कि एक वेरिएबल ने कुछ अपना काउंट मेंटेन किया हुआ होगा, एक दूसरे वेरिएबल ने के पास कुछ अपना काउंट होगा, तो उन दोनों को अक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि हम ओवरऑल काउंट तक पहुंचे। ये देखें काम कैसे करेगा, अभी हम देख लेते हैं। लेट सपोज हम एक इनपुट ले लेते हैं 1 0 1 0, ये हमारा एक इनपुट है, ठीक है। तो काम कैसे करेगा, सबसे पहले जाहिर है कि n होगा, n प्रोड्यूस कर रहा होगा l, ठीक है, l प्रोड्यूस कर रहा होगा lb, l प्रोड्यूस कर रहा होगा lb। हर दफा एक बिट अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बिट प्रोड्यूस कर लेगा 0, ये 0 कौन सा है, ये आखिरी वाला 0, बाकी सारा l के अंदर है। अब l प्रोड्यूस करेगा b, तो ये b प्रोड्यूस कर लेगा 1, ये सेकंड लाइट्स वाला है। l प्रोड्यूस करेगा lb, ठीक है, और b प्रोड्यूस करेगा 0, और लास्ट में l प्रोड्यूस करेगा 1, ठीक है, और l प्रोड्यूस करेगा खाली b, और b प्रोड्यूस करेगा 1, ठीक है। इनको थोड़ा सा मैं नंबर दे लूँ, ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5, ठीक है। जी जी मैम ये पहली जो हमने प्रोडक्शन ली है n प्रोड्यूसेस l, तो इसके साथ हम इस्तेमाल n लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास इनपुट इसके अलावा और भी आ सकते हैं। हाँ, आप क्योंकि जो लिखना पहले चाहें, ग्रामर आपके हाथ में,
ये इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी काम बिल्कुल सही कर रही है। और अगर आप स्मॉल एन लिखना चाहें तो भले आप लिख लें तो भी ठीक है, आपके पास इनपुट मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, एन प्रोड्यूसेस एल, ये पहली प्रोडक्शन थी। एल प्रोड्यूसेस एल बी, ये सेकंड प्रोडक्शन है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, लेकिन ये सेकंड नहीं, ये थर्ड है। ठीक है, और बी प्रोड्यूसेस वन, ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये 5 है। बी प्रोड्यूसेस 4, कौन सी 0 कौन सी प्रोडक्शन है, ये 4 है, 4 ये 5 है, और ये 4 है। अब हम इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले जब भी b इक्वल टू 0 होगा तो वो किसके बराबर होगा? हम कह रहे हैं कि जब भी b इक्वल टू 1 हो, b इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि काउंट की वैल्यू क्या कर दो, 1। b डॉट काउंट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। फिर हम कह रहे हैं जब भी b इक्वल टू 0 हो तो काउंट की वैल्यू क्या कर दो, 1। काउंट की वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी 1। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं प्रोडक्शन नंबर 3 में, प्रोडक्शन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि जो l डॉट b डॉट काउंट की वैल्यू है वही असाइन कर दो l डॉट काउंट को। तो l को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर l को हम वही असाइन कर देंगे, ये l की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं, आकाश बेटा आपने क्वेश्चन किया था ना कि प्लस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए सेकंड Yes, प्रोडक्शन ma'am. कह रही है, सेकंड प्रोडक्शन कह समझ रही आ है रहा है। कि लिस्ट डॉट काउंट की वैल्यू भी आपके पास होनी चाहिए और बी डॉट काउंट की। अगर आपके पास ये दो अलग अलग कोई वैल्यूज मौजूद है तो इनको प्लस करके एल को असाइन कर दो। तो मेरे पास एक वैल्यू एल में मौजूद है और एक वैल्यू बी में मौजूद है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, मैं इसको कर दूंगी प्लस, तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी यहाँ हो तक जो जाएगी। हमारा ट्री है यहाँ तक 2 बिट्स आ चुके हैं मेरे पास। यहाँ पर बी की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर भी b की वैल्यू 1 होगी। जब 0 प्रोड्यूस कर रहा है तो भी b की वैल्यू 1 हो रही है और जब 1 प्रोड्यूस कर रहा है तो भी b की वैल्यू 1 हो रही है। ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। प्रोडक्शन नंबर 2 कह रही है कि आपके पास एक l और एक b है, इन दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ तक l की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 3। और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि l की वैल्यू वो कर दो जो l प्लस b है, तो यहाँ पर l की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो ओवरऑल मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास n की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो ये एक सिमेंटिक चेक भी परफॉर्म हो गया और साथ में सिमेंटिक चेक के साथ हमने रूल्स कुछ इस तरह लिखे कि हमेशा हमें नंबर ऑफ बिट्स बताएं। मैम इसमें एरर कैसे जनरेट करवा सकते हैं? इसके अंदर एरर ऐसे जनरेट हो जाएगा कि अगर मैं इसको 15 दे दूं, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करेगा n प्रोड्यूस करेगा l, चलो यहाँ तक तो ठीक है। l प्रोड्यूस करेगा lb, ये भी ठीक है। ठीक है, l प्रोड्यूस कर सकता है b और b प्रोड्यूस कर सकता है 1, ये भी ठीक है। मगर b प्रोड्यूस कर सकता है या तो 0 या 1, ये 5 कैसे प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर एरर आ जाए। ठीक है मैम सिमेंटिक में भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा यार। जी बेटा, खुद ब खुद आ जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये जो एरर है ना, ये सिमेंटिक चेक में नहीं, ये तो सिंटेक्स एनालिसिस में आ जाएगा, पार्स ट्री नहीं बन पाया। ये जो एरर है ये पार्स ट्री से पहले ही हो जाएगा। सही मैम, सही है, ओके ओके। हेलो मैम, जी बेटा। ये मतलब एरर आप कैसे कह रही हैं ये आएगा? बेटा अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ इनपुट 15 दे दूं तो ये 15 कैसे, B5 कैसे जनरेट करेगा? B के पास सिर्फ 2 प्रोडक्शन है, या तो 0 जनरेट कर सकता है या 1 जनरेट कर सकता है, 5 कैसे करेगा? तो बाइनरी में कन्वर्ट होगा ना मैम? नहीं हो? आपकी प्रोडक्शन नहीं CFG के अंदर तो जो आपने प्रोडक्शन रूल लिख दिया वही जनरेट करेगा ना, जो प्रोडक्शन रूल आपने मेंशन हाँ। नहीं किया वो कैसे ठीक है जनरेट मैम। करेगा? ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, हमने एक लास्ट एग्जांपल की थी, तो ये रही, इसके अंदर ये डॉट डॉट लिखकर हमने बात समझाई थी कि रूल हमारे पास 2 के लिए भी मौजूद है, 3 के लिए भी मौजूद है, 4 के लिए भी। जगह की कमी की वजह से हम सारे लिख नहीं रहे, लेकिन असल में आप रीराइट करेंगे तो ये आपके पास 10 रूल्स आएंगे, जो कि 1 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी। वरना अगर एक भी हम इसमें से प्रोडक्शन रूल कम कर देते हैं तो वो वाला नंबर कभी जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने रूल ही टोटल 2 रखे ना, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 2 रूल्स रखे और वो 2 रूल 0 और 1 के लिए, बाकी हमने कोई रूल रखा ही नहीं। तो सिर्फ 0 और 1 तो प्रोड्यूस हो पाएंगे, उसके अलावा कोई और सिंबल प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, पार्ट्स फ्री नहीं बनेगा।
ये मैंने सिमेंटिक रूल लिखे थे बेटा किसके लिए, नंबर ऑफ बिट्स काउंट करने के लिए। लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे ऐसा लिख कर दें सिमेंटिक रूल्स कि वो काउंट करें नंबर ऑफ वंस को ओनली, यानी मैं जितना भी इनपुट दूं अगर मैं उसको 1010 दूं तो वो मुझे काउंट 2 दिखाए, जो भी वंस का काउंट है वो दिखाए और पूरे बिट्स का काउंट ना दिखाए। क्या करेंगे? इंक्रीमेंट कराते जाएंगे ना मैम। हाँ, तो मुझे रूल्स बताएं, रूल्स क्या लिखूं? ये देखिए ये सिमेंटिक रूल्स हमने लिखे हैं किसके लिए, नंबर ऑफ मैम 5 में जहाँ पे 0 काउंट करे वो नहीं लिखे, सी है ना वो उसको 0 कर दें 5 में। ठीक है। अब मैं आज आपसे चाह रही हूँ कि काउंट करे 1 को। जी नादिर आप मुझे क्या बता रहे हैं? ये जो लास्ट बी प्रोड्यूस कर रहा है ना 0 को, उसका जो सिमेंटिक रूल लिखा है हमने वो काउंट कर रहे हैं 1, तो उसको 0 कर दें। ठीक है, सिमेंटिक रूल नंबर 5 में आप बिल्कुल सही बता रहे हैं नादिर, बेहतरीन। ठीक है, मैं ये नंबर यहाँ पर एसोसिएट करती हूँ। तो रूल नंबर 5 में मैं कह रही हूँ कि बी 0 प्रोड्यूस करे तो भी 1 काउंट करो, नहीं हम कह रहे हैं अब कि अगर बी 0 प्रोड्यूस करे तो काउंट 0 रहे, बी 1 प्रोड्यूस करे तो काउंट हो, और अगर 0 काउंट करने हैं तो क्या करना होगा? 4 को 0 कर देंगे उसको 1। ठीक है, इस तरह से अभी अगर इस सिमेंटिक रूल के हिसाब से आप पार्स करेंगे तो ये 0 उसको काउंट करेगा। अगर आप इसके हिसाब से करेंगे कि बी प्रोड्यूस करे 1 तो 0 हो जाए और बी प्रोड्यूस करे 0 तो 1 हो जाए, तो अब ये नंबर ऑफ 0 उसको काउंट करेगा। ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है सेक्शन ए वाली, वहाँ पे मैंने ये 0 और 1 काउंट करने वाली एग्जाम्पल को भी पार्स किया हुआ है, आप लोग उसको अगर फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको सही से समझ अभी नहीं आया। ठीक है, तो ये हमने सिंपल क्लास में ही कर लिए थोड़े से रूल, सिमेंटिक रूल्स। ये हमने रूल्स इस हिसाब से लिखे हैं कि ये नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करे, नंबर ऑफ वंस को काउंट करे, टोटल नंबर ऑफ बिट्स को काउंट करे। अब आपको करना क्या है, आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट ये है कि लेट सपोज सिमेंटिक रूल आप खुद सोच के लिखें, एक हफ्ते का आपके पास टाइम होगा, इस एक हफ्ते में आप सिमेंटिक रूल सोच कर लिखें और वो कुछ ऐसे रीराइट ही करना है, मामूली सा चेंज करना है कि आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए ना, अगर मैं इसको बाइनरी नंबर दूं तो वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर n की डिजिटल वैल्यू, ठीक है, डेसिमल वैल्यू। अगर मैं इसको 10 दूं तो ये मुझे 2 प्रिंट करके दे, अगर मैं इसको 100 दूं तो ये मुझे 4 प्रिंट करके दे, अगर मैं इसको 111 दूं तो ये मुझे 7 प्रिंट करके दे। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी छोटी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी और वो लॉजिक ये कर रही होगी कि आपका जो सिमेंटिक रूल्स है वो प्रिंट हो रहे होंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है, ये रही 2 मार्क्स की है। आप इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर कभी भी, अभी भी उठने से पहले चाहें तो आप ये सबमिट करा दीजिएगा, और नहीं तो आप 2 दिन का टाइम लें। यस मैम, प्रोडक्शन BC 5 is 0। ठीक है जी बेटा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लेक्चर अपना स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है। बस इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको यही बतानी थी कि आपको ये असाइनमेंट एक छोटी सी 2 मार्क्स की सबमिट करानी है, एक हफ्ते का आपके पास टाइम है। और बाकी अगर आपको इस लेक्चर को फर्दर फॉलो करना है तो ये लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है ए सेक्शन के अंदर, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हम दोबारा आएंगे जब नेक्स्ट क्लास में आपके पास ईद के बाद इंशाल्लाह, तो मैं आपको यहीं से हम रिज्यूम करेंगे। मैम ये जो आपने असाइनमेंट दी है जी बेटा। डेसिमल तक मैम 0 to 9 होए ना, बस डेसिमल नंबर नहीं, जो भी मैं उसको सीक्वेंस और देखिए आपको करना हर किसी के लिए कि ऐसा नहीं कि 10 डिजिट के लिए या 15 डिजिट के लिए आपको कोई अलग स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे, वो चाहे मैं एक 0 to 9 वैल्यू आए या जो भी आए, हमेशा काम वो सही करेगा। आपको मेहनत कोई 3, 4, 10, 12 डिजिट के लिए ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इस स्टेटमेंट के अंदर आपको माइनर चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप वो स्टेटमेंट चेंज कर देंगे, चाहे मैं इनपुट छोटा दूं या बड़ा, हर नंबर का वो डेसिमल ही प्रिंट कर रहा होगा। अब वो नंबर अगर छोटा है तो छोटा डेसिमल प्रिंट हो रहा होगा, नंबर बड़ा है तो बड़ा डेसिमल प्रिंट हो रहा होगा। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ फर्दर लॉजिक लगानी पड़ेगी कि नहीं भाई अगर 19 है तो आपको 2 रूल लिखने पड़ेंगे और अगर 905 है तो 3 रूल लिखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही रूल लिखेंगे, वो हमेशा सही काम करेगा। और वो रूल ऐसा होना चाहिए कि अगर आप बाइनरी नंबर को इनपुट देंगे जो है बाइनरी नंबर, तो वो उसका डेसिमल नंबर प्रिंट कर रहा होगा।
सिर्फ फॉर्मूला आपको सही लगाना है, यहाँ पर प्लस नहीं करना होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके पावर शावर ये जो कुछ आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन याद होगी, तो यहाँ पे प्लस को हटा के, जैसे आप पूछ रहे थे कि प्लस क्यों कर रहे हैं, तो अब वहां पर आप प्लस नहीं कर रहे हो, वहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। डन मैम। सही। मैम ये जो हम बिट्स काउंट कर रहे थे 0 और 1 वाले, हम्म, वैसे तो सेक्शन की वाली वीडियो हमने देखी नहीं, वो देखेंगे क्लियर हो जाएगा। हम्म, ये जो हमने बी डॉट सी वेरिएबल लिया है, ये ऊपर जाके इक्वल हो रहा है या प्लस हो रहा है, तो ये कंफ्यूज नहीं करेगा सेम वेरिएबल अगर 0 और 1 को काउंट करें? नहीं, वो असल में यही कि हमने जो पिछली वाली एग्जांपल ली, यहाँ पर हमने E1 और E2 इसीलिए कर दिया था, कंफ्यूजन नहीं है। जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन को पता होता है कि मेरे पास हर वेरिएबल का स्कोप जो है ना उसी फंक्शन तक रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमने एक तरीका अप्लाई किया था कि आपको ये एम्बिग्युइटी आपको या मुझे हो सकती है, कंप्यूटर को नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर के पास जब ये वाला रिकर्सिव फंक्शन ओपन होगा ना तो इसको सिर्फ यही f.val पता होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा तो इसका स्कोप है, ये f.val इसके स्कोप से बाहर होगा। आप कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में देखें तो ट्री क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन होता है, तो इसका इस वेरिएबल का स्कोप और इस वेरिएबल का स्कोप बिल्कुल फर्क है। तो कंप्यूटर को तो बिल्कुल कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं और आप ह्यूमन बीइंग है, हमें थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी फील हो रही है, तो उसका तरीका यही है कि हम ये E और E1 लिख लें, ये हमारे लिए, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये E वाला वेरिएबल अलग है और ये E1 अलग है, अदरवाइज प्रोडक्शन तो ये सेम ही है, ये E प्रोड्यूसेस E प्लस T ही है, लेकिन ये हमने E1 कर दिया ताकि हम इस कंफ्यूजन में ना पड़े। सही है, समझ आ गया। सही। तो यहाँ पर हम क्लोज कर सकते हैं, आज की डिस्कशन हमारी यहीं पर क्लोज होती है। इंशाल्लाह फिर हम लोग ईद के बाद मिलेंगे तो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इसका। आपको आज की क्लास में जल्दी जल्दी ये कवर करा देने का ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोजेक्ट अगर आप रिपोर्ट वाली उठाते हैं कि जिसके अंदर आप ग्रामर प्रपोज करेंगे, तो ग्रामर प्रपोज करने के साथ साथ आपको उसकी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन भी देनी होगी, कि कुछ ना कुछ सही है। सिमेंटिक रूल, चाहे वो प्रिंट के लेवल पर ही हो, लेकिन कुछ ना कुछ सिमेंटिक तो आपको उसके साथ देना ही पड़ेगा। मैम थोड़ी मुझे तो लेट हो गई थी, क्या आप प्रोपोजल के बारे में फिर से बताएंगे कि वो कैसे बनाना है? अच्छा, मैं जरूर बता देती हूँ दोबारा, और नहीं तो इस वीडियो को भी मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब के ऊपर, और ए सेक्शन के साथ भी मैं सारी डिस्कशन कर चुकी हूँ, वो वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन अभी आप आ गए तो मैं जल्दी से दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए हमारे पास जो है ना, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है आखिरी वीक जो हमारे पास है, इसमें आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, मार्क्स का क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है। मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन खोल लेती हूँ यहाँ पर। 20 मार्क्स की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि 20 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। प्रोजेक्ट की डेडलाइन है आपके पास 30 मई। 2 काम आप कर सकते हैं, ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन 2 है। या तो आप एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम बना लें, एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर, उसको आप इनपुट दें, इनपुट सही हो तो वो बताए कि भाई इनपुट सही है, और इनपुट गलत हो तो वो एरर जनरेट कर दे, एक छोटा सा पार्ट है। या तो आप ये सॉफ्टवेयर बना लें और ये सॉफ्टवेयर पैकेज मुझे सबमिट करा दें, जिस लैंग्वेज में भी जो आपको अच्छी लगती है, पाइथन अच्छी लगती है, जावा अच्छी लगती है, सी अच्छी लगती है, लैंग्वेज पर मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन आपको एक पार्सर बनाना है। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है, या अगर आपको ये पसंद नहीं है पार्सर बनाना, आप कहते हैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स जो है उसका प्रोजेक्ट बनाना है, और कंपाइलर का प्रोजेक्ट आपको अपने ऊपर वो लग रहा है कि मुझे कोई शौक है आपसे प्रोजेक्ट बनवाने का, तो आप मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करा सकते हैं, प्रपोजल में क्या होगा कि आप अपनी एक यूजर डिफाइंड ग्रामर सजेस्ट कर लें, जिसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप खुद लिख रहे हो। यानी इस सारी एक्टिविटी का पर्पस ये होगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और एट्रीब्यूट ग्रामर खुद से लिखना। यहाँ पर आप कोई भी ऐसी लैंग्वेज उठा लें कि जिसकी ग्रामर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। लैंग्वेज नहीं हो सकती सी या जावा, सी और जावा इसलिए एक्सक्लूड कर रही हूँ क्योंकि उसकी ग्रामर पूरी की पूरी CFG जो है ना वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। हमारी पूरी बुक के अंदर सी और जावा की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिस्कस हुई है। तो सी और जावा के अलावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई यूजर डिफाइंड लैंग्वेज, SQL हो सकती है, डॉस की क्यूरीज हो सकती हैं, लिनक्स की कमांड्स हो सकती हैं, प्रोलॉग की कमांड्स हो सकती हैं, ठीक है, रोमन नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी लैंग्वेज कि जिसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है और आप खुद से उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखें। पहले तो उस लैंग्वेज को समझाएं मुझे कि वो लैंग्वेज क्या है जो आपने रखी है, कोई इंग्लिश स्टेटमेंट है या कोई ह्यूमन लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज की मुझे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दें, 2-4 एग्जांपल्स बताएं कि भाई ये लैंग्वेज ऐसी है, इसके अंदर ये वाले स्ट्रिंग एक्सेप्ट होते हैं, ये वाले स्ट्रिंग रिजेक्ट होते हैं, फिर मुझे उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख कर दें। जब हम उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, अक्सर जब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखते हैं तो वो कभी कभार लेफ्ट रिकर्सिव हो सकती है, वो एम्बिगुअस हो सकती है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है। ये बिल्कुल नेचुरल है कि जब आप फर्स्ट टाइम ग्रामर लिखते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होती। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे फर्स्ट ड्राफ्ट भी ग्रामर का दिखाएं। अगर उसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन थी तो आपने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव की है,
वो भी आप मुझे सबमिट कराएंगे, भाई लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने के बाद आपकी ग्रामर ऐसी हो गई। अगर उसके अंदर एम्बिग्विटी थी वो भी आपने खत्म की है तो वो भी आप मुझे दिखाएं कि एम्बिग्विटी खत्म करने के बाद आपकी ग्रामर की शक्ल ये होगी। तो पूरी जो आपकी अल्टीमेटली रिफाइंड ग्रामर होगी, लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर होगी, जिसके अंदर कोई नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं होगा, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, कोई रिकर्जन नहीं होगी, वो ग्रामर आप मुझे दिखाएं। और वो जो फाइनलाइज ग्रामर आपके सामने आ जाए उसकी आप सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन भी थोड़ी सी डेवलप कर लें, यानी हर प्रोडक्शन रूल को किसी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएट कर दें कि इस प्रोडक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है। ये आपका एक छोटा सा प्रपोजल हो जाएगा। आप चाहें तो ये सॉफ्टवेयर जमा करा दें, आप चाहें तो आप ये डॉक्यूमेंट जमा करा दें, 10 मार्क्स इस पे। लेकिन आप इन दोनों में से जो चीज भी जमा कराएंगे 10 मार्क्स की आपको एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, 5 मिनट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 5 से 10 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपने समझाया हुआ होगा, अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें, और अगर आपने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, ग्रामर प्रपोज किए, तो उस ग्रामर की थोड़ी सी पार्सिंग करके दिखा दें, समझा दें कि किस तरह से सेमेंटिक एनालिसिस कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। मैम ये प्रेजेंटेशन में पीपीटी बनानी होगी या हम जो है सॉफ्टवेयर अपना चला के जो है ना आपको समझाएंगे तो वो प्रेजेंटेशन काउंट होगी? हाँ, जैसे आपका जी चाहे, आप पीपीटी बना सकते हैं, उसमें वॉइस ओवर किया हुआ है वो भी एक्सेप्टेड है, या आप एक वीडियो प्रेजेंटेशन बना दें, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा, वॉइस ओवर सुनना थोड़ा मुश्किल होता है। आप एक वीडियो बना दें, उसमें पीपीटी चल रही हो, सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेट हो रहा हो, पीपीटी बनी हो या ना बनी हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पीपीटी फिर भी काम आएगी आप अगर रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो आप वैसे भी चला कर दिखाएंगे। बस वो वीडियो प्रेजेंटेशन इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसको मैं देखूं तो मुझे आपकी पूरी बात समझ में आ जाए, उसमें पीपीटी बनानी है नहीं बनानी आपका काम, उसको आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपका अपना तरीका हो सकता है। आपको स्क्रीन के सामने खुद आना है, आप अपनी वीडियो बना लें, आपको स्क्रीन के सामने नहीं आना, आप स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल कर लें, पीपीटी पे वॉइस ओवर कर लें, जो आपको करना है वो आप करें। मैम ओके मैम। जी ये मतलब 20 मार्क्स तो उस पे हो जाएंगे और 20 मार्क्स का फर्स्ट बिट, बकाया मार्क्स कैसे? बेटा 30 मार्क्स ना, 30 मार्क्स सेशनल है, 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स ये हो गए, 10 मार्क्स आपकी असाइनमेंट्स, जो कि आपकी टोकनाइजेशन वाली सारी की सारी, जो जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है मैंने जितनी भी असाइनमेंट्स ली हैं और एंड तक जितनी लूंगी 10 मार्क्स वो हो गए, ये तो हो गए 30 मार्क्स, और 20 मार्क्स का मिड 50 मार्क्स ये हो गए। बाकी 50 का अभी ईद के बाद जब कैंपस ओपन होगा, ये अथॉरिटीज मीटिंग करेंगी तो वो डिसाइड करेंगी, मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगी, अभी उसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि आपका फाइनल फेस टू फेस होगा, ऑनलाइन होगा, क्या होगा, उसके मार्क्स 40 होंगे 50 होंगे, कुछ नहीं पता अभी। तो क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब ईद के बाद कोविड का थोड़ा जोर कम हो और आपस में मीटिंग्स वगैरह हो, तो ये बड़ी मीटिंग्स में डिसाइड होगा, मुझे अभी इनके बारे में बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। ओके मैम। चलें जी, तो आप लोग फिर जिन लोगों ने भी लेक्चर को अच्छे से सुन लिया है, समझ नहीं आया है, या जिनका लेक्चर मिस हो गया, तो प्लीज़ आप यूट्यूब को फॉलो कर लें, वहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आपके साथ हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, मगर ए सेक्शन में हम थोड़ा आगे हैं, तो वीडियोस वो अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको भी देख लें, और नहीं तो जब हम मिलेंगे तो दोबारा आपके साथ मैं अलग से बाउंड हूँ, तो मैं आपको अलग से दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करके चैप्टर हम यहाँ पर अलग से ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप चाहें तो उसको एडवांस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एडवांस में आप सब लोगों को ईद मुबारक हो, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे ईद की छुट्टियों के बाद। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।